हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, आज का जो ये सेशन है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एक्चुअल में। फिलहाल अभी तक हमने वर्ल्ड मैपिंग के लगभग सभी पोर्शंस कंप्लीट कर लिए हैं। आज 11वां सेशन है और एशिया का वन ऑफ द लास्ट पोर्शन हम पढ़ रहे हैं आज, जिसको हम लोग बोल रहे हैं वेस्ट एशिया। इसके बाद तो सिर्फ अपना इंडिया और नेबर्स ही बचता है। तो बस इतना ही बाकी है अपने लिए, है ना। अपना मैपिंग सीरीज भी पूरा जल्दी ही कंप्लीट होने वाला है। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन आज आपको मैपिंग में बहुत सारी कहानियां मिलेंगी और ये कहानियां आपके जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। हम लोग जो वेस्ट एशिया पढ़ते हैं, जिसको हम लोग मिडिल ईस्ट रीजन भी बोलते हैं, उनमें ना कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें जो जियो पॉलिटिक्स में चल रही हैं या फिर कहाँ कहाँ पे किसकी फाइट चल रही है एग्जैक्टली हम लोग याद ही नहीं कर पाते, क्योंकि हम लोग को बेस नहीं पता होता। तो आज की इस मैपिंग सीरीज में हम पूरी कोशिश करेंगे ना कि हम उस बेस तक भी पहुंचे। फिलहाल के लिए अगर हम आज के बेसिक टॉपिक्स की बात करें ना, तो जैसा हम लोग हर बार पढ़ते हैं, हम लोग बेसिक कंट्रीज के बारे में पढ़ रहे होंगे। टोटल वेस्ट एशिया में हम लोग को 18 कंट्रीज के बारे में पढ़ना है। मतलब थोड़ा ज्यादा है, बट डेफिनेटली वी कैन लर्न अबाउट इट। जैसा हमने अभी तक पूरा याद किया है, इसको भी याद कर लेंगे। अच्छा, आज के इस मैपिंग सीरीज में ना थोड़ा सा पैटर्न चेंज करूंगा मैं। अब मैं क्या करूंगा, इन इंडिविजुअल कंट्रीज को उठाऊंगा और इंडिविजुअल कंट्रीज में जब भी हम बात कर रहे होंगे, इसी में मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। इनका इंपॉर्टेंट प्लेसेस। दूसरा हम बात कर रहे होंगे इनके इंपॉर्टेंट डिजर्ट्स के बारे में, इनके इंपॉर्टेंट लेक्स के बारे में, इनके इंपॉर्टेंट रिवर्स के बारे में और इनके इंपॉर्टेंट माउंटेन्स के बारे में। जब भी हम इन कंट्रीज के बारे में बात कर रहे होंगे तो इन सभी कंट्रीज के बारे में जो सराउंडिंग गल्फ्स होंगे या फिर सीज होंगे, इन सब के बारे में भी हम लोग डिटेल में चर्चा कर लेंगे। कौन किस देश से बाउंड्री शेयर कर रहा है वगैरह वगैरह, वो सब भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली आज का जो सेशन है ना, वो आपका थोड़ा सा, आप यूं बोल सकते हो ना कि पॉलिटिकल हेवी होगा, है ना, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स के बारे में हमें समझना है। तो आज के इस मैप सीरीज में ना आपको बहुत ज्यादा माउंटेन रेंजेस, बहुत सारे रिवर्स, डिजर्ट्स ये नहीं मिलेंगे, बल्कि इसके अलावा आपको पॉलिटिकल सेटअप समझना बहुत जरूरी है। और यूपीएससी ने पता नहीं कितनी बार इन सभी पर क्वेश्चन पूछा है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन दैट यूपीएससी हैज एवर आस्क्ड। आप इसको बिल्कुल मिस नहीं कर सकते हो, है ना। इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन के कैटेगरी में रखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है हमारा अभी तक का, जिससे यूपीएससी लगातार क्वेश्चन पूछता है। क्यों पूछता है वैसे, उसके पीछे रीजन क्या है, लॉजिक क्या है? क्योंकि ये जियोपॉलिटिकल एक्टिव रीजन है। हर कंट्री किस रीजन में बिलोंग करता है, कैसे रहता है, वो बहुत ही जरूरी है हमारे लिए। तो चलो एक बार हम लोग क्या करते हैं, अपने, आपको पता ही है कि इस टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी पीडीएफ वगैरह सब मिल जाएगी, और भी कोई बेसिक चीजें हैं तो आप उसको डिस्कस कर लेना। फिलहाल हम सबसे पहले वेस्ट एशिया का मैप समझते हैं। आखिरकार ये वेस्ट एशिया क्या है? अभी तक हम लोगों ने ये तो पढ़ ही लिया है ऑलरेडी कि इस वाले रीजन में ऊपर आपने देखा होगा क्या क्या मिल रहा था भाई हमें। हम लोग को मिल रहा था कजाकिस्तान, सबसे ऊपर वाला बड़ा सा, ये जो हम ये पढ़ रहे थे। इस रीजन को थोड़ा सा रिवाइज भी करा देता हूं ना आपके लिए। ये हमारे लिए क्या था भैया, कजाकिस्तान था। फिर इसके बाद हम लोग ये वाला कौन सा रीजन पढ़ रहे थे, आपको याद है क्या? कुछ भी भूल तो नहीं गए हो भाई? ये आपके लिए क्या है, उज्बेकिस्तान। और ये आपके लिए क्या है, तुर्कमेनिस्तान। मैंने बोला था ना यू के नीचे यू ही होगा। और इंडिया इधर साइड में कहीं है ना, इंडिया इधर साइड में है। तो इसके ऊपर आप देखोगे ये उज्बेकिस्तान है, तो इधर आपका ताजिकिस्तान हो जाएगा, है ना, ये ताजिकिस्तान हो गया। ये वाला जो आप देख रहे हो ये आपके लिए क्या है, ये आपके लिए अफगानिस्तान है, ये आपका पाकिस्तान है। और इसके आगे ये जो दिख रहा है ये हमारा प्यारा भारत, इंडिया है ये। तो ये बेसिक कंट्रीज का अंदाजा तो आपको होगा। और इधर साइड में जब आप आ रहे हो तो आपको कैस्पियन सी मिल रहा था। हमने पढ़ा था कैस्पियन सी जो है वो एक लेक जैसा ही है, क्योंकि इसका कोई भी ओपनिंग जो है वो ओपन ओशियन से कनेक्ट ही नहीं है। तो ये भी हम बोल सकते हैं कि हमारे यहाँ का सबसे बड़ा लेक यही है भैया, कैस्पियन सी, है ना। इसके बाद हम लोग इधर साइड में आते हैं तो सारी कंट्रीज जितनी भी मिलती हैं, अब इसके इधर साइड में क्या मिलेगा हम लोग को, एक तो मेडिटेरेनियन सी मिलेगा। इधर साइड में हम नीचे की तरफ आएंगे तो हमें अफ्रीका मिलेगा, और अगर हम ऊपर जाएंगे तो हमें यूरोप मिलेगा, और अगर इधर साइड में इधर जा रहे हैं हम लोग और इधर इधर जाएंगे तो हमें रशिया मिलेगा। इतनी सारी चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखी है। अब आपको बेसिक मोटा मोटा जो लोकेशन है इस वेस्ट एशिया का वो समझ में आ गया होगा। अब इस वेस्ट एशिया के अंतर्गत ये जितने भी कंट्रीज हम लोग पढ़ रहे हैं, इन सभी कंट्रीज को जरा एक बार हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले और सबसे बड़ा कंट्री जो आपको इस रीजन में देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपको ईरान और सऊदी अरबिया का।
तो यहां पर आप सबसे पहला मार्क करना तुरंत स्टार्ट कर सकते हो कि यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट, पहले तो हम कंट्रीज के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर एक एक कंट्री को डिटेल में पढ़ेंगे। ईरान, ईरान की कैपिटल क्या है? तेहरान। यहां पर देख सकते हो आप, है ना, ईरान की कैपिटल क्या है? तेहरान। अब ये याद रखना हमेशा कि बिल्कुल सेंट्रल रीजन ही है ना, तेहरान जो है उसके नदर्न रीजन पर ही आपको देखने को मिल रहा है। फिर इसके अलावा यहां पर इसका जस्ट जुड़वा भाई कौन है? इराक। और इराक का जो कैपिटल क्या है? बगदाद, वो बिल्कुल इसके सेंटर रीजन पर है। फिर हम लोग थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाते हैं। इस जो आपका ये पूरा ईरान है ना, ये बिल्कुल हाथी के सूंड जैसा है। अगर आप इसको थोड़ा इमेजिन करके देखोगे तो ये आपको हाथी का सिर दिखेगा, हाथी का सूंड ऊपर की तरफ जा रहा था बट ये कट गया, है ना। ये नीचे आओगे तो हाथी के दांत दिखेंगे। तो ये एक मैप जो है ये आपको ऐसे मुंह की तरह दिख रहा है क्या? हाथी जैसा दिख रहा है कुछ? मुझे तो हमेशा हाथी ही दिखता ही है। तो वैसे ही याद कर लो, हाथी का सूंड जब ऊपर जाता है ना, तो ऊपर भी इसके कुछ छोटे छोटे से 2-3 कंट्रीज आती हैं जिनको आपको याद करना बड़ा जरूरी है। यहां पर एक कंट्री है आपका जॉर्जिया, एक है आपका अजरबैजान और एक है आपका आर्मेनिया। अगर मैं आपसे इनमें से पूछूं इन तीनों कंट्रीज में से लैंडलॉक्ड कौन है, तो आपके दिमाग में खटाक से चटकेगा, अरे सर इस पे पूछने की बात क्या, आर्मेनिया है अपना। अरे भैया अजरबैजान भी तो होगा। कैस्पियन सी से लगने से ये कोई इसका लैंडलॉक जो है वो कहीं ओपन सी से कनेक्ट थोड़ी ना हो जाएगा। तो हमारे लिए अजरबैजान और आर्मेनिया दोनों के दोनों कंट्रीज ही लैंडलॉक्ड है। जॉर्जिया जो है वो ब्लैक सी से कनेक्टेड है, ब्लैक सी से अब यहां पर आएगा सी ऑफ मरमरा, इसके बाद एजियन सी, मेडिटेरेनियन सी, ये तो निकल जाएगा अपना, है ना। ये स्ट्रेट वगैरह याद है क्या लाइन से? कैसे हमने याद किया था कि सी ऑफ मरमरा कौन मरा भाई? ब्लैक सी की तरफ, तो वो याद कर लेना भाई साहब अपना। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पर हम लोग देखते हैं एक बड़ा सा हॉरिजॉन्टल कंट्री जिसको हम लोग बोलते हैं टर्की। टर्की जो है ना, टर्की ये वाला हिस्सा देख रहे हो आप। टर्की का कुछ हिस्सा आपको यूरोपियन स्टेट्स में भी देखने को मिलेगा, है ना। हम लोगों ने यहां वाला हिस्सा, ये भी एक्चुअल में टर्की ही है, लेकिन टर्की का ये वाला हिस्सा जो है वो यूरोपियन नेशन काउंट करता है अपने लिए। और जो नीचे वाला हिस्सा है वो आपका टर्की का वेस्ट एशिया रीजन है। यहीं पर हम लोग इन जनरल इसी कंट्रीज को, इन कंट्रीज को हम लोग मिडिल ईस्ट रीजन भी बोलते हैं, है ना, मिडिल ईस्ट। ये पूरे मैप में अगर आप देखोगे तो आपको ईस्टर्न साइड में बिल्कुल बीच का हिस्सा दिखेगा, मिडिल ईस्ट कंट्री दिखेगा। क्योंकि अगर हम लोग वेस्टर्न कंट्री मानते हैं कौन सी, अपनी नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, तो उनके हिसाब से डिफाइंड है ये मिडिल ईस्ट कंट्रीज। ठीक है भाई, ऊपर की सारी बातें हो गई, नॉर्थन नदर्न कंट्री हमने सारे पढ़ लिए। अब जरा नीचे आ जाओ। वैसे ये भी देख लो, जॉर्जिया, जॉर्जिया का कैपिटल क्या है? तिबिलिसी है। आर्मेनिया कैपिटल क्या है? येरेवान है। अजरबैजान का कैपिटल क्या है? बाकू, बाकू। ये कौन से? ये हो गए आपके भाईजान हो गए, और इनकी कैपिटल क्या है? बापू। अरे आपके फादर और ब्रदर दोनों मिल गए, है ना, तो याद कर लेना। अजर भाईजान, भाईजान नहीं है भाई, ये बाईजान है, और ये बापू नहीं है, बाकू है। तो ऐसे करके कुछ ना कुछ अपने कोड्स बना लो भाई, है ना। जॉर्जिया, जॉर्जिया का तिबिलिसी, आर्मेनिया का येरेवान, है ना। येरेवान मतलब कारवा, और आप पता ही है कि अरमानी जो कंपनी है बहुत ही बढ़िया है, तो अरमानी कंपनी का सूट पहन के आप कारवा मतलब कोई कार वार में बढ़िया ट्रैवल कर रहे हो, है ना, महंगी कार लग रही है कोई। चो आर्मेनिया का येरेवान याद कर लेना, कोई तो वैन में बैठ के जा रहे हो। फिर आप इसी तरीके से बाकी रिलेट कर लेना, है ना। मैं बस आपको हिंट दे रहा हूं, ये कोई मैंने पहले सोच के नहीं आया हूं मैं कि इस क्लास में ये बताऊंगा, ये अभी ऑन द स्पॉट मेरे दिमाग में आया, मैंने बता दिया। तो ऐसे ही आप लोग भी ऑन द स्पॉट कुछ भी फ्रेम कर सकते हो, बस याद करो, उसको कहीं नोट डाउन कर लो, 10 लोगों को बता दो, तो उससे क्या होगा, बाकी 10 को भी याद हो जाएगा और आपको भी याद हो जाएगा। यही बात हमेशा करनी होती है जब भी आप फैक्ट से याद करते हो, तो कोई लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। जब प्योर फैक्ट है तो उसमें इलॉजिकल सा कुछ भी फनी सा एक ऐसा इंसिडेंस याद कर लो, इमेजिन कर लो अपने आप को उस वेशभूषा में, या फिर कुछ ऐसी चीजों को बेस अपना बना लो जिससे कि वो फैक्ट याद हो जाए आपका। नेक्स्ट हमारा कंट्री जो है वो यहां पर आप देख लो, सीरिया। सीरिया का जो कैपिटल है वो है डमास्कस। अब आपने सुना होगा। अब भाई साहब हम लोग घुस रहे हैं सबसे खतरनाक एरिया में, है ना। सीरिया के जस्ट बाजू में आप देखोगे आपको मिलेगा लेबनान। लेबनान का कैपिटल है बेरत, है ना, बेगैरत नहीं भैया, बेरत है, बेरत। फिर इसके बाद यहां पर आप आओगे तो आपको ये वाला रीजन जो दिख रहा है, यहां पर मिल रहा है आपको इजराइल। इजराइल का कैपिटल है जेरूसलम। फिर आपका आता है जॉर्डन। जॉर्डन का जो कैपिटल है अम्मान। तो आपकी कोई बूढ़ी अम्मा होंगी, उनके जोड़ों में दर्द रहता ही है ना, तो वैसे कुछ याद कर लेना। फिर इसके बाद है अपना, यहां पर 2 छोटे छोटे कंट्रीज दिख रहे हैं जिनको हम लोग बोलते हैं पैलेस्टीनियन टेरिटरी। इसको थोड़ा अभी जब बड़ा मैप लेंगे तो उसमें पढ़ा देंगे। फिर नीचे हम आते हैं, नीचे आते हैं तो हम ये अरेबियन पेनिनसुला की बात करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट अरेबियन पेनिनसुला। ये 3 साइड से वाटर से घिरा हुआ है। इधर साइड में क्या है, रेड सी, इधर साइड में क्या है, पर्सियन गल्फ, नीचे क्या है, इंडियन ओशन। तो सॉरी, इंडियन ओशन का भी अरेबियन सी बोल सकते हो, अरेबियन सी, पर्शियन गल्फ, और इधर साइड में रेड सी। इन 3 साइड से घिरा हुआ है।
तो यहां पर हम लोग बोल सकते हैं इस पूरे रीजन को सबसे बड़ा कंट्री इसमें कौन दिखता है? सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया कैपिटल क्या है? रियाद। रियाद भी देखना बिल्कुल सेंटर रीजन पर ही है। फिर आप थोड़ा सा नीचे आओगे, अच्छा यहां रियाद के साथ साथ मक्का, मदीना, ये सब भी पढ़ते रहना है ना। जद्दा पोर्ट यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट सा पोर्ट है ये। फिर आपने यमन के बारे में सुना होगा, यमन। यमन का कैपिटल है सना, है ना। यमन का कैपिटल क्या है? सना। तो यमन जो है किसी 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 भी लड़की के नाम से सना को रिलेट कर लेना भी, है ना। फिर इसके बाद आ जाओ मैन, ओमान। ओमान, तुमने क्या कैट वाला क्या मास्क लगा लिया है? कुछ तो ऐसे याद कर लेना, है ना। ओमान का मस्कट, ओमान का मस्कट। फिर यहां पर आओ, आपको मिलेगा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई जिसको बोलते हैं। तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का कैपिटल क्या है? अबू धाबी। लोग दुबई बहुत घूमने जाते हैं, तो दुबई जो है ना वो कहां पर है? वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी किसका है? यूएई का ही एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है। इसके बाद यहां पर देखना एक और कंट्री है कतार। कतार में भी बहुत लोग मिलेंगे आपको। कतार का कैपिटल क्या है? दोहा। फिर यहां पर आपको एक छोटा सा आइलैंड दिखेगा जिसको हम लोग बोलते हैं बहरीन। बहरीन, इसका कैपिटल क्या है? मनामा। पनामा नहीं है भाई, पनामा कहां पर मिला था हम लोग को? हम लोग को मिला था मेक्सिको के नीचे वाले रीजन में, सेंट्रल अमेरिका में हमने पनामा पढ़ा था। ये क्या है? मनामा कैपिटल है, बहरीन का कैपिटल है। फिर यहां पर और ऊपर आओगे तो आपको आखिरी इसका दिख रहा है, ये क्या है? कुवैत। कुवैत का कैपिटल है कुवैत सिटी। तो इसमें तो वेट करने की जरूरत नहीं है, क्यों ही वेट करोगे आप? तो कुवैत, कुवैत सिटी। ठीक है भाई, ये इतना रीजन अगर आपको समझ में आता है तो फिर बाकी चीजें आपके लिए काफी सॉर्टेड रहेंगी, है ना। अब एक एक करके इन कंट्रीज को जरा हम देखते हैं। यही कंट्रीज के सारे कैपिटल वगैरह मैंने यहां पर लिख दिए थे भाई। 18 के 18 देश हमने सारे के सारे पढ़ लिए। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा आते हैं एक एक कंट्री को आगे बढ़ते हैं। आपके सामने जो मैप दिख रहा है वो है ईरान का। इसमें दिक्कत तो नहीं है समझने में कि भाई ये हाथी के सूंड जैसा दिखने वाला कंट्री कौन सा है? ईरान है ना। तो हाथी का मुंह और इधर से सूंड निकल रहा है। तो अब यहां पर कुछ चीजों को जरा ध्यान से देखना। सबसे पहले हम लोगों को इसके लोकेशन को इस तरीके से ट्रैक करना है कि इसके आजू बाजू में चल क्या रहा है। तो हमने देखा कि ईरान जो है, ईरान एक साइड से तो कैस्पियन सी से लगा हुआ है। अपने नदर्न रीजन में अगर हम बात करेंगे तो नदर्न रीजन में किससे मिला हुआ है भाई? ये कैस्पियन सी से मिला हुआ है ना। ये क्या है? कैस्पियन सी है। फिर इसके बाद हम लोग ऊपर के साइड में देखते हैं तो हमें क्या मिलेगा? तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान का कैपिटल अशगाबाद, हमने पढ़ा था भाई, है ना। फिर जब आप बाजू में आओगे तो आपको क्या मिलेगा? अफगानिस्तान, अफगानिस्तान मिलेगा। और जब आप इसके सदर्न साइड में आओगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको गल्फ ऑफ एडन, सॉरी गल्फ ऑफ एडन यहां नहीं मिल रहा अपने को, नीचे मिल रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आप बोल सकते हो, है ना। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। गल्फ ऑफ ओमान देखने को मिल सकता है। तो गल्फ ऑफ ओमान या फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यहां पर आप जो देख रहे हो ये वाला रीजन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बोलते हैं। और नीचे क्या मिलेगा आपको? गल्फ ऑफ ओमान। ओमान कंट्री नीचे ही है क्योंकि, तो वहां पर क्या मिल रहा है आपको? गल्फ ऑफ ओमान देखने को मिल रहा है। अब यहां पर जरा इसको ध्यान से देखना। यहां पर ना इंडिया ने बढ़िया सा अपना एक पोर्ट बनाया जिसको हम लोग चाबहार पोर्ट बोलते हैं। ये तो पता ही होगा आपको। चाबहार पोर्ट जो है ना, चाबहार पोर्ट से यहीं पर एक रिवर जो जा रही है, इसी रिवर से आगे जाके ये ज़ाहिदान जो एक जगह है आपके ईरान में ही, यहां पर कनेक्ट होता है। ये क्या है? ज़ाहिदान। और ज़ाहिदान से एक रोड कनेक्टिविटी आपके अफगानिस्तान में गई है जिसको हम लोग बोलते हैं जरंज। तो ज़ाहिदान जरंज कनेक्टिविटी है पूरा, चाबहार, ज़ाहिदान, जरंज। ये तीनों चीजें याद रखना कि चाबहार पोर्ट से हम लोग अफगानिस्तान में कैसे इंटर करने की बात कर रहे हैं। अब इसके बाद यहां पर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं बंदर अब्बास। अब भैया इसका बंदरों के नाचने से कोई लेना देना नहीं है, है ना। यहां पर बंदर का मतलब है बंदरगाह जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना, पोर्ट को बोलते हैं। तो बंदर अब्बास, जैसे हम लोग अपने किस में पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे अपने साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में जब बात करें तो वहां पर भी बंदर के नाम से बहुत सारी चीजें थी। तो ये क्या है? बंदर अब्बास है। सिमिलरली अब आप जरा इधर साइड में आ जाओ, इधर साइड में आ जाओ। तो यहां पर आपको नीचे के साइड में कौन दिख रहा है? आपको पर्शियन गल्फ दिख रहा है। पर्शियन गल्फ बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है ना। पर्शियन गल्फ ये बहुत बहुत ही जरूरी है। ये पर्शियन गल्फ के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो एक साइड में पर्शियन गल्फ, और इनफैक्ट आप ये देखो कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी ईरान ही कंट्रोल कर रहा होगा, है ना। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किसके बीच में होगा? ईरान और ओमान। अभी मैं बताऊंगा ओमान कैसे है। आपको देखने में लग रहा होगा कि सर ये तो यूएई का पोर्शन है, लेकिन इसका छोटा सा हिस्सा जो है वो ओमान का है। तो उसके बारे में भी समझेंगे। लेकिन ये आप किस में भी समझ सकते हो? ईरान और ओमान के बीच में ये आपको क्या मिल रहा है? कि स्ट्रेट मिल रहा है। स्ट्रेट हमेशा दो लैंड मासेस को डिवाइड करते हैं। कौन कौन से लैंड मास है यहाँ पर आप ईरान और ओमान की बात कर सकते हो, या ईरान और यूएई भी बोल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। और दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करते हैं। तो कौन सी वाटर बॉडीज है? पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को, पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट कर रहे हैं। अगर बड़े लेवल पर देखना है तो पर्शियन गल्फ और अरेबियन ओशन को कनेक्ट कर रहा है। और बाकी यहां पर आप चाबहार पोर्ट, ज़ाहिदान, जरंज, ये हमने पढ़ लिया।
अब यहां पर कुछ और चीजों को देखना जरा ध्यान से, कुछ माउंटेन रेंजेस को देख लो जरा। यहां पर आप ईरान के अगर इस टोपोग्राफी को देखोगे तो ईरान जो है अपने वेस्टर्न साइड में आपको माउंटेन रेंजेस से घिरा हुआ दिखेगा, इनफैक्ट नदर्न और वेस्टर्न साइड, और इनफैक्ट सदर्न का भी थोड़ा सा हिस्सा। तो हमेशा इस बात का ध्यान देना कि जो इसकी टोपोग्राफी है वो बीच में कैसी है, रेगिस्तान जैसी है ना, बीच में कैसी है, रेगिस्तान जैसी है। यहां पर आप देख सकते हो कौन कौन से रेगिस्तान देख रहे हो आप, दस्ते कबीर एक रेगिस्तान है, दस्ते लुत दूसरा रेगिस्तान है। तो डिजर्ट के नाम पर इन सबको भी मार्क करते चलो या फिर कहीं लिखते चलो कि दो इंपॉर्टेंट डिजर्ट कौन कौन से में पढ़ने हैं, दस्ते काविर और दस्ते लुत। ये कहां पर मिलेंगे आपको, ईरान में मिलेंगे। सिमिलरली आपको दो बड़े माउंटेन रेंजेस जो पढ़ने हैं वो है आपका एल्बुर्ज माउंटेन और जाग्रोस माउंटेन। कौन कौन सा है भाई, एक है आपका एल्बुर्ज माउंटेन, एल्बुर्ज माउंटेन, और ये कौन सा है, ये आपका है जाग्रोस माउंटेन। तो एल्बुर्ज माउंटेन, जाग्रोस माउंटेन। यहां पर याद रखना कि जब भी, अब इधर साइड में कौन है इसका इधर साइड में क्या है, इराक। अभी इराक और ईरान की जब लड़ाई होगी ना तो इसका बड़ा काम आएगा, अभी आप लोग को मैं बताऊंगा प्रॉपर अच्छे तरीके से, डोंट वरी। यहां पर आपने क्या क्या पढ़ लिया, माउंटेन पढ़ लिए, आपने डिजर्ट के बारे में पढ़ लिया, एक इंपॉर्टेंट लेक है, लेक उर्मिया, उसको जरा देख लो। ये कहां पर है, बिल्कुल नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आप आओगे तो आपको एक बड़ा सा लेक दिख रहा है, लेक उर्मिया, बड़ा ही सलाइन लेक है ये, है ना। फिर इसके ऊपर जाओगे तो आपको वही भाईजान दिख रहे हैं। भाईजान का कैपिटल क्या था, बाकू, याद रहेगा ना, अजरबैजान बाकू, अब तो कभी नहीं भूलोगे जिंदगी में, है ना। तो यहां पर ऊपर जा रहे हो तो आपको क्या क्या मिल रहा है, इधर साइड में टर्की मिल रहा है, इधर साइड में आपको अजरबैजान मिल रहा है, और इधर साइड में इराक मिल रहा है। फिर आप नीचे आ जाओ तो यहां पर आपको ना एक रिवर दिख रही है, ये कौन सी रिवर है, करून रिवर, करुणा नहीं है, याद रखना, करून रिवर है, करून। फिर ये करून रिवर जो है ये अलग है, अभी मैं आपको जब आपको एक और रिवर के बारे में बताऊंगा, ये इराक की रिवर होगी जिसको लेके बहुत सारा डिस्प्यूट चल रहा था, उसके बारे में मैं आपको भी स्पेशली यहां पर समझाने की कोशिश करूंगा अभी, डो नॉट वरी, उसकी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। इसके अलावा आपको और क्या चीज पढ़ना है यहां पर, हाँ आपने पर्शियन गल्फ के बारे में पढ़ लिया भाई, पर्शियन गल्फ के बाद आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पढ़ लिया, गल्फ ऑफ ओमान पढ़ लिया, दिस इज ऑल बीन डन। चाबहार पोर्ट, बंदर अब्बास पोर्ट पढ़ लिया आपने, एल्बुर्ज, जाग्रोस, कैस्पियन सी, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, अजरबैजान। अब ये सब कोई कुछ भी पूछता है तो आप बहुत इजीली अब सभी चीजों को बता सकते हो। अच्छा, एक और बस याद कर लेना कि एल्बुर्ज जाग्रोस के अलावा कभी कभी ना किसी किसी स्टेट पीसेस में इसको पूछा गया कि माउंट दमावंद जो है वो कहां पर है। तो दमावंद ऐसा नाम लगता है कि यार कहीं सदर्न रीजन में कहीं तो होगा, है ना, बड़ा सा साउथ जैसा नाम लगता है, लेकिन ये साउथ वॉथ कुछ नहीं है। दमावंद जो माउंटेन है वो कहां पर है, ईरान में है। ठीक है भाई, तो ये ईरान का पूरा हिस्सा है। एक बात बस ईरान के लिए हमेशा याद रखना कि जब भी ईरान की बात होगी तो यहां पर एथनिसिटी किसकी है, एथनिसिटी किसकी है, यहां पर दो तरीके के लोग आपको देखने को मिलेंगे। आपको मिलेगा यहां पर शिया मुस्लिम पॉपुलेशन मिलेगी, आपको शिया मुस्लिम पॉपुलेशन मिलेगी, और यहां पर आपको मिलेंगे पर्शियंस। ये हमेशा याद रखना, शिया मुस्लिम पॉपुलेशन और पर्शियंस, ये दो लोगों का ध्यान रखना हमेशा। तो ये तो ईरान का पूरा मैप हम लोगों ने बहुत तगड़े तरीके से कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, यहां पर सूर्ण के थोड़ा सा ऊपर भी बढ़ जाते हैं। तो सूर्ण के जब थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं तो यहां पर आपको 3 कंट्रीज के बारे में मैंने बताया था, अजरबैजान, आर्मेनिया और जॉर्जिया। अब यहां पर देखना, कैस्पियन सी से जो कंट्रीज मिल रही थी उनको हम लोगों ने क्या कोड दिया था, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, है कि नहीं, याद है ना वो चीज, जज साहब तारीख पे तारीख, कौन सी तारीख है ये तारीख एक्चुअल में कंट्री है, लेकिन कौन सी कंट्री, टी से क्या है, ताजिकिस्तान है या तुर्कमेनिस्तान है। तो हमने पढ़ा था भैया ताजिकिस्तान जो कंट्री है, हमेशा याद रखना ताज, उसमें नाम ताज है। ताज आपको कहां मिलता है भैया, होटल ताज या ताजमहल कहां मिलता है, इंडिया में मिलता है। तो ताजिकिस्तान का बॉर्डर इंडिया के साथ हल्का सा ऐसा ऐसा छोटा छोटा दिखाई देता है ना, शेयर होता हुआ नहीं दिखता है, लेकिन आप बोल सकते हो कि इंडिया साइड में है थोड़ा सा। तो ताजिकिस्तान जो है वो टी से अपना नहीं होने वाला, तो तुर्कमेनिस्तान होगा। ए से क्या होगा, अजरबैजान होगा या फिर आर्मेनिया होगा। तो हमने अभी अभी देखा कि आर्मेनिया तो यार हम बोल सकते हैं कि मतलब एक लैंडलॉक जैसा हमें एक कंट्री दिखता था। आर्मेनिया देखो अंदर के साइड में, इधर साइड में कौन है, अपने भाईजान है जो कि नदी में पूरा एकदम डुबकी लगा रहे। तो अजरबैजान जो है वो आएगा ए से, आर से रशिया, आई से ईरान, अभी देखा हमने ईरान के ठीक ऊपर। और के से क्या होगा, के से बहुत इंपॉर्टेंट, अरे अपना कजाकिस्तान जो सबसे बड़ा कंट्री था, है ना, पूरे हमारे 5 मिडिल एशियन कंट्रीज में। तो हम लोगों ने इस तरीके से काफी हद तक इसको भी पढ़ लिया था।
अब यहां पर हम लोग को यह समझना है, इस पूरे रीजन में ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है जिसको हम लोग बोलते हैं नगोर्नो काराबाग रीजन। कौन सा रीजन? नगोर्नो काराबाग रीजन। एक्चुअल में अगर यहां पर आप थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़ोगे तो एक कंट्री यहां पर जॉर्जिया का कैपिटल तिबिलिसी पड़ा था, अजरबैजान का बाकू इधर है अपने कैस्पियन सी में बिल्कुल है, और आर्मीनिया कैपिटल येरेवान, ये तीन हमने पढ़ा था। अब ये याद रखना कि यहां पर बीच में इधर साइड में ईरान के साथ में जब भी आप देखोगे तो ईरान के साथ में आर्मेनिया का बहुत ही छोटा सा पोर्शन ही बस बॉर्डर करता है ना। अब यहां पर क्या हो रहा है कि नगोर्नो काराबाग रीजन जो है, नगोर्नो काराबाग रीजन, ये ना काफी डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी क्यों है भाई? अगर नगोर्नो काराबाग रीजन जो है वो एक ऐसा बीच का रीजन है जिसके बेसिस पर ये बॉर्डर डिस्प्यूट का रीजन बना है आर्मेनिया और अजरबैजान में। आपने कई बार इसका नाम सुना होगा, नगोर्नो काराबाग। और इसके जो इधर साइड में है ना, नाक्शिवन वाला जो रीजन है, नाक्शिवन वाला, ये भी अजरबैजान का ही रीजन है, ये इसका एक्सटेंडेड टेरिटरी मान सकते हो। और बीच में किसकी लाइन गई है? आर्मेनिया की लाइन गई है। तो ये दो तीन चीजें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जरा इस चीज को वापस समझते हैं कि देखो जो अजरबैजान है वो आपके लिए एक मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है ना, जिसमें 95% पॉपुलेशन अगर बात करोगे तो किसकी है? आर्मेनियन एथनिसिटी की है, नहीं सॉरी मुस्लिम मेजोरिटी। अभी इतना याद रखो कि अजरबैजान जो है ये आपके लिए मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है और आर्मेनिया जो है वो आपके लिए क्रिश्चियन मेजोरिटी कंट्री है। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि यहां पर ना आप देखोगे कि ये जो एक बॉर्डर डिसाइड किया गया था जिसको हम लोग बोल रहे हैं लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट, यहां पर देखना ये लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट अब धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है। कौन से कलर से बना दूं? हाँ, ये वाला रीजन देखो, ये जो रीजन मैं बता रहा हूं आपको, ये वाला रीजन, ये रीजन थोड़ा सा अलग सा है ना। इसमें जो आप रेड कलर देख रहे हो, रेड कलर, वो आपका कौन सा हिस्सा है? ये नगोर्नो काराबाग का रीजन है। ये नगोर्नो काराबाग का रीजन कहां पर है? आपके अजरबैजान में है। अजरबैजान में कौन रह रहा है? मुस्लिम पॉपुलेशन रह रही है। लेकिन ये अजरबैजान के अंदर में रहने वाला नगोर्नो काराबाग रीजन, इसमें 95% से ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो आर्मेनियन एथनिसिटी के हैं। तो इसीलिए आर्मेनिया हमेशा चाहता है कि भैया यहां तो अपने लोग रह रहे हैं, ये अपना हिस्सा होना चाहिए एक्चुअल में। तो इन दोनों में हमेशा इस पोर्शन को लेके काफी हद तक लड़ाइयां चलती रहती हैं। अब याद रखना इस चीज को कि हमेशा यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक है आपका आर्मेनिया में जिसको बोलते हैं लेक सिवान। अब आपको याद आएगा, अरे सर सिवान जो है वो तो हमारे यहाँ बिहार साइड में पड़ता है, लेकिन नहीं, वो सिवान नहीं बेटा, ये लेक सिवान, ये सिवान ई से है, वो SI है। तो सिवान जो लेक है वो कहाँ है? आर्मेनिया में है ना, आर्मेनिया में है। अब यहां पर जो क्रिश्चियन मेजॉरिटी है इसको रशिया बैकअप देती है ना, और इसीलिए यहां पर आर्मेनिया चूंकि क्रिश्चियन कंट्री है ना, पाकिस्तान आर्मेनिया को आज तक कभी भी रिकॉग्नाइज ही नहीं करा है। वो एकमात्र ऐसी कंट्री है जिसने आर्मेनिया को आज तक देश ही नहीं माना है। वो किसको सपोर्ट करती है? वो अजरबैजान को सपोर्ट करती है। क्यों करती है भाई साहब? जरा ध्यान दो। अजरबैजान के आजू बाजू की कंट्री जरा देखो, इधर साइड में कैस्पियन सी है ना, उसके नीचे साइड में, नीचे कौन मिल रहा है आपको? ईरान मिल रहा है। ईरान के इधर साइड में कौन है? अफगानिस्तान मिल रहा है आपको। तो इधर साइड में आप देखोगे तो अफगानिस्तान से थोड़ा बहुत जितना भी उसका बहसबाजी होता है उस सभी को लेके यहां पर वो हमेशा किसको करती है? ये USA और टर्की द्वारा बैकअप है। पाकिस्तान भी अजरबैजान का साथ देता है, लेकिन हमेशा याद रखना कि आर्मेनिया सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान जैसे कंट्री के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता है। बट कोई नहीं, अपना जो एक और कंट्री है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? जॉर्जिया, है ना। ये तो दूसरा सीरिया आ गया अपने पास, ऊपर कंट्री। यहां पर देख लो आप, ये जॉर्जिया, जॉर्जिया के पास भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक है जिसको हम लोग बोलते हैं साउथ ओसेशिया, है ना, साउथ ओसेशिया। यहां पर देखना शिया में TIA है, ये क्या भाई? TIA, साउथ ओसेशिया करके एक लेक है, बिल्कुल सेंट्रल नॉर्थ रीजन में है। अब यहां पर एक बात का ध्यान देना कि रशिया और एशिया के बीच में एक नेचुरल बॉर्डर जो बनाता है, जो कि ब्लैक सी और कैस्पियन सी को कनेक्ट करने वाला माउंटेन चेन है, ये UPSC ऑलरेडी पूछ चुकी है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? काउकेशियस माउंटेन बोलते हैं ना। ये वाला जो रीजन है, इस पूरे रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? इस पूरे रीजन को हम लोग बोलते हैं काउकेशियस माउंटेन। काउकेशियस माउंटेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक नेचुरल बाउंड्री है। जैसे कि ऊपर हम लोगों ने यूरल माउंटेन के बारे में पढ़ा था कि वो यूरोप और रशिया के बीच में एक नेचुरल बाउंड्री बनाता है। सिमिलरली ये काउकेशियस माउंटेन एशिया और रशिया के बीच में एक नेचुरल बाउंड्री बनाता है, और ये ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बिल्कुल बीचों बीच, या फिर हम यूं बोले कि जॉर्जिया, अजरबैजान और ऊपर से रशिया वाला हिस्सा, उसके बीचों बीच वाले हिस्से को काउकेशियस बोलेंगे। इतनी बात क्लियर है। अब इसमें से अगर कोई पूछता है कि अच्छे बताओ इन तीनों कंट्रीज में से
ओशियन से साथ कनेक्ट कौन है, तो हम बोलेंगे कि भैया अपना जॉर्जिया है। और कौन सा कनेक्ट नहीं है, हम बोलेंगे कि अच्छा कौन सा कनेक्ट नहीं है, ओ ये तो सर ऐसा होगा कि जो अपना कैस्पियन सी से लग रहा होगा, एक तो वो भाईजान अपना अजरबैजान, और जॉर्जिया के बीच में, इन दोनों के बीच में एक आर्मेनिया करके कंट्री था, वो भी था। तो ये दो कंट्री तो नहीं लगेंगी ब्लैक सी से, याद रखना। अब नीचे टर्की, टर्की मिलेगा आपको। टर्की का बॉर्डर किससे शेयर हो रहा है, आपके जॉर्जिया, आर्मेनिया, ईरान सभी से शेयर हो रहा है। तो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। ये तो हम लोगों ने देख लिया भाई साहब कि क्या दिक्कत चल रही है इन लोग की। फिर यहां पर एक्चुअल में हम लोग को टर्की पढ़ना चाहिए ना पहले तो। ये कौन सा कंट्री है, ये तो इराक है। तो चलो पहले इराक पढ़ लेते हैं, है ना। ईरान के बाद ऊपर के साइड से जब हम आ रहे थे, ऊपर के साइड से हम आ रहे थे, तो हमने ऊपर 3 कंट्री पढ़ ली, ईरान पढ़ा, ईरान के ऊपर की 3 कंट्री पढ़ ली। अब ईरान को ही सेंटर में मान के हम लोग ईरान के इधर वाली कंट्री को पढ़ रहे हैं, है ना, इसीलिए टर्की पहले नहीं आया। तो हमने क्या पढ़ा, पहले तो हमने पढ़ा ईरान, है ना। ईरान के ऊपर हम लोग गए तो ईरान के ऊपर क्या मिला हम लोग को, यहां पर हम लोग को मिला अजरबैजान। इधर गए तो क्या मिला, आर्मेनिया। और ऊपर गए तो क्या मिला, जॉर्जिया। ईरान के अब हम लोग बाजू में आए तो क्या मिल रहा है हम लोग को बाजू में आके क्या मिल रहा है, इराक। और इराक के ऊपर हम लोग क्या मिलेगा, टर्की। ये मैप भाई साहब क्लियर होना चाहिए हमेशा, इतना मैप अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है ना, इतनी ही चीजें अभी तक हम लोगों ने पढ़ी है। अब हम इराक को पढ़ रहे हैं, इराक को, टर्की भी नहीं पढ़ा, इराक को पढ़ रहे हैं। इराक में जब भी आप देखोगे तो इराक में देखो, इधर साइड में जब आप देख रहे थे तो आपको एक माउंटेन दिख रहा था, माउंटेन दिख रहा था। कौन सा माउंटेन था भाई, हम लोगों ने देखा था जैग्रोस माउंटेन था। ये जैग्रोस माउंटेन क्या बाउंड्री पे खत्म हो जाएगा, नहीं, यही जैग्रोस माउंटेन इराक में भी कंटिन्यू होगा। यही जैग्रोस माउंटेन कहां, इराक में भी मिलेगा। तो एल्बुर्ज और जैग्रोस दोनों जाके मिलते हैं, कहां मिलते हैं भैया, इराक में मिलते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि आपको ये जैग्रोस माउंटेन आपको दिख रहा होगा यहां पर, ठीक है भाई। यहां पर इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में अगर हम बात करें तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहले तो आप बगदाद समझो, बगदाद बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा इराक में अगर आपको इंपॉर्टेंट रिवर्स की बात करनी पड़ेगी तो आपको ना एक रिवर यहां पर दिखेगी, ये रिवर है आपकी टिग्रिस और यूफ्रेट्स, है ना। 2 रिवर है, एक यूफ्रेट रिवर है और एक टिग्रिस रिवर है। ये दोनों टिग्रिस और यूफ्रेट, ये देखो टिग्रिस इधर से आ रही है, यूफ्रेट इधर से आ रही है। मतलब कि आप 3 कंट्रीज देख रहे हो, कौन कौन सी, एक तो टर्की देख रहे हो, और एक सीरिया देख रहे हो, और एक आप देख रहे हो इराक। तो टर्की, सीरिया और इराक, ये 3 कंट्रीज ऐसी हैं जो कि फाइनली टिग्रिस यूफ्रेट रिवर सिस्टम से जुड़ी हुई हैं, है ना। टिग्रिस यूफ्रेट रिवर सिस्टम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली क्या हो रहा है, ये सारी की सारी रिवर्स कन्वर्ज कर रही हैं एक रिवर में। टिग्रिस यूफ्रेट की दोनों रिवर्स ये कन्वर्ज कर रही हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं शत अल अरब रिवर, है ना। यहां पर लिखा है देख लो, शत अल अरब, शत अल अरब। तो शत अल अरब रिवर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई साहब, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो इस रीजन के बाद अब यही शतल अरब रिवर जो है वो आपके पर्शियन गल्फ में जाएगी। वहां पर अभी हम लोगों ने ईरान जब पढ़ रहे थे, इसके बाजू वाला जो ईरान देश था, ईरान में हमने पढ़ा था कि भाई ये पूरा माउंटेनियस रीजन है ना, ये पूरा माउंटेनियस रीजन है। और यहां से भी एक रिवर तो बह रही थी। तो चलो ईरान के लिए तो एक रिवर सिस्टम है जो कि उसको पर्शियन गल्फ से कनेक्ट करेगी, लेकिन इराक के लिए ये एकमात्र रिवर है जो कि इसको पर्शियन गल्फ से कनेक्ट करेगी। मतलब कि अगर ईरान को पर्शियन गल्फ एक्सप्लोर करना है, या फिर जरा बड़ा मैप देखो आप, यहां पर देखो, अगर इराक को अगर इधर साइड में कहीं कुछ भी भेजना है तो वो क्या कर सकता है, उसके लिए एकमात्र पर्शियन गल्फ ही है जो कि उसको बाकी के वर्ल्ड से कनेक्ट करेगी। मतलब इराक के लिए जहां पर ऑयल और पेट्रोलियम रिजर्व्स बहुत ज्यादा मिल रहे हैं हमें, तो इराक के लिए आप समझ सकते हो कि ये टिग्रिस यूफ्रेट्स का जो शत अल अरब रिवर जो कंबाइन होकर बाकी एकदम माउथ पर पर्शियन गल्फ पे पहुंचता है, वो कितना इंपॉर्टेंट है, ये बात समझ रहे हो। तो इसीलिए शत अल अरब जो है वो बेसिकली क्या होता है, ये आपके ईरान और इराक के बीच में बिल्कुल लास्ट में आके बॉर्डर भी बनाता है। तो यहां पर इसीलिए हमने इसको पढ़ा, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब आप भी समझ रहे हो कि कैसे इराक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इराक का कुछ बात हो गई। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट लेक यहां पर इतने इंपॉर्टेंट तो नहीं है वैसे, ये बुहायरत अता या फिर बुहायरत अर रजाजा या थरथर, ये सब वैसे ही हैं, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, इन सबको पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पर आप कुछ रीजन जैसे कि मौसूल, किरकुक, ये सारी चीजें हमेशा याद रखना, है ना। ये सब न्यूज में हमेशा रहते हैं, मौसूल बहुत न्यूज में रहता है, किरकुक बहुत न्यूज में रहता है। तो इन 2 चीजों को आप हमेशा याद रखना। अब यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी है, मतलब समझ लो कि अगर इस पूरे इराक में बगदाद के बाद कोई इंपॉर्टेंट सिटी है तो वो है अल बसरा।
अल बसरा बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है, और अल बसरा एक्चुअल में यही शत अल अरब रिवर के बिल्कुल बैंक्स पर बेस्ड है। अब एक बात को समझो आप जरा, यहां पर नीचे के साइड में आप यहां देख रहे हो कि यही शत अल अरब जो है वो ईरान और इराक के बीच में एक नेचुरल बॉर्डर शेयर कर रहा है, और एक्चुअल में एक बहुत ही बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है ईरान और इराक के अंदर में। अब इराक में आप हमेशा से इस बात को जरा डिटेल में समझने की कोशिश करना कि अगर मैं इराक को यहां पर थोड़ी देर के लिए रीड्रॉ कर लेता हूं, कैसे बना है भैया इराक अपना, कुछ इस प्रकार से हमारा इराक है, ऐसा कुछ हमारा इराक है ना। अब यहां पर जरा देखना, इराक में शुरुआती दौर पे जो ऊपर का रीजन है, ये वाला जो रीजन है, दिस रीजन एक्चुअल में इराक एज ए कंट्री इमर्ज कैसे हुआ। आप समझना कि इराक जो है वो पहले के जमाने में ओटोमन एम्पायर का एक हिस्सा हुआ करता था। ये जो ओटोमन एम्पायर है, जब वर्ल्ड वॉर 1 होता है, वर्ल्ड वॉर 1 में जब ब्रिटेन इसको जीत जाता है, इस ओटोमन एम्पायर को जीत जाता है, तो ओटोमन एम्पायर के जितने भी अलग अलग टुकड़े होते हैं, उन 3 टुकड़ों को स्टिच करके हमारा इराक फॉर्म होता है। जो आज का इराक है उसमें बेसिकली आपको 3 तरीके के अलग अलग एथनिसिटी के लोग दिखेंगे। सबसे ऊपर वाले हिस्से में आपको कौन दिखेगा, कुर्द दिखेंगे। कुर्द वो लोग हैं जो कि कुर्दिस्तान की मांग करते रहते हैं, हमेशा चाहते हैं कि भैया हमारा एक अलग सा देश बन जाए, कुर्दिस्तान बना देते हैं। कुछ हिस्सा टर्की से लेंगे, कुछ हिस्सा इराक से लेंगे, कुछ ईरान से लेंगे, और इनफैक्ट कुछ हिस्सा सीरिया से भी लेंगे। तो सीरिया, टर्की, इराक और ईरान से मिला के कुछ एक कुर्दिस्तान बनाना चाहते हैं। अलग से देश की मांग हमेशा उनकी चलती रहती है। तो कुर्द है, और हमेशा समझना कि कुर्द जो है, अब चूंकि इराक के अंदर में तबाही मचाएंगे और ईरान और इराक की जल्दी बनती नहीं है, तो अभी जो ईरान, अभी मतलब ठीक है वैसे रिश्ते, लेकिन पहले जब वॉर हो रहा था उस टाइम की मैं आपको बात बता रहा हूं कि इराक और ईरान में कुर्द को कौन सपोर्ट देता था, ऑब्वियस बात है ईरान सपोर्ट करेगा। तो यहां पर कुर्द के लोग होते हैं। बीच में अगर आप बात करोगे, बीच वाला जो रीजन है, वो बीच वाला रीजन मोटा मोटा आपके सुन्नी मुस्लिम डोमिनेटेड है ना। यहां पर क्या बात कर रहे हो आप, सुन्नी मुस्लिम डोमिनेटेड है, सुन्नी मुस्लिम्स है। और एट द सेम टाइम ये एक ऐसा कंट्री है जहां पर शिया मुस्लिम्स भी कम नहीं है ना। तो सदर्न रीजन में आपको क्या दिखेगा, आपको शिया मुस्लिम्स भी दिखेंगे। मतलब अगर बात की जाए इसके नीचे वाले हिस्से की, अल बसरा और इन सब जगह पर, तो आपको शिया मुस्लिम ज्यादा दिख रहे हैं, बीच में सुन्नी मुस्लिम दिख रहे हैं, और ऊपर के साइड में आपको कौन दिख रहा है, मोसुल वसूल में सब क्या है, कुर्द लोग हैं। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। अब सोचो कि यहां पर डोमिनेंस किसका बन रहा है। यहां पर अगर कोई पूछता है एथनिसिटी को लेके, तो आप वैसे तो मोटा मोटा क्या बताओगे आप, यहां पर आप ऐसे बता सकते हो कि यहां पर बेसिकली सुन्नी मुस्लिम्स हैं along with अरब्स है ना, सुन्नी मुस्लिम along with अरब्स। तो यहां पर अरबियन और सुन्नी मुस्लिम का डोमिनेंस है थोड़ा ज्यादा। अब चूंकि ब्रिटिशर्स ने इस 3 टुकड़ों को मिला के एक इराक जैसा कंट्री बना तो दिया था, लेकिन इसके अंदर में, और उन्होंने क्या किया ना, उन्होंने जो भी उस टाइम के मिलिट्री फोर्सेस उनके टाइम के थे, ब्रिटिशर्स के थे, उनके साथ साथ यहां के जितने भी लोग थे उन सबको एक पावर दे के ब्रिटिशर्स अपना निकल गए वर्ल्ड वॉर 1 के बाद कि यहां पर अब हमारा काम नहीं है भाई, तुम लोग देखो अपना, और उनको पुलिस जैसा दर्जा दे दिया कि लॉ एंड ऑर्डर तुम्हें संभालना है। अब यहां पर इस टाइम पर उन लोगों ने काफी अत्याचार करना शुरू कर दिया, उनके हाथ में एकदम नया नया पावर आया, तो उसके लिए कई बार यहां पर कू होता रहता है ना। जैसे अभी आप लोगों ने बांग्लादेश में देखा ना, अभी मिलिट्री कू हुआ, तो वैसे ही यहां पर कई सारे कू होते रहते हैं, और ऐसे ही कू का एक रिजल्ट मिलता है हमें, जिसका नाम आप सभी लोग जानते हैं, और उसका नाम क्या है भाई साहब, सद्दाम हुसैन। यहां पर कौन मिल रहा है आपको, सद्दाम भाई मिल रहे हैं आपको। सद्दाम हुसैन जब राइज करता है ऐसे ही कू के साथ में, तो ना सद्दाम हुसैन का अपना एक मोटिव था। इसका मोटिव क्या था कि इस पूरे अरेबियन पेनिनसुला पर अपना राज होना चाहिए। सिर्फ अरेबियन पेनिनसुला ही नहीं, पूरे मिडिल ईस्ट रीजन में अपना राज होना चाहिए। और यहां पर वो एक ऐसी रिजीम बनाना चाहता था जो कि सद्दाम हुसैन के नाम पर चले। वो इसको एक तरीके से एक नया चाइना, एक नया यूएसए जैसा डेवलप करना चाहता था, है ना, कि ये अपना पूरा भौकाल चलना चाहिए। बाकी के इंटरनेशनली इस चीज को वो रिकॉग्नाइज कराता, उससे पहले उसकी प्रायोरिटी थी कि उसके बाजू का जो ईरान देश है उस पे पहले बात कुछ कब्जा हो जाए, कुछ वो शांत बैठे। मतलब अगर उससे रेसिस्टेंस मिलेगी तो इराक को सबसे बड़ी दिक्कत होगी। तो इसीलिए इराक के सद्दाम हुसैन ने सबसे पहला यही अपना रुख इख्तियार किया कि भाई साहब ईरान के साथ में पहली बात तो उनको दबा के कुचल देना है, ईरान नहीं आगे आना चाहिए। और ईरान के टाइम पर, इस टाइम पर एक ऐसा सिचुएशन आता है कि जब इनका शत अल अरब रिवर जो था, जब ब्रिटेन यहां पर
जब ब्रिटेन यहाँ पर संधि करके गया था ना, तीनों को स्टिच करके, तीन अलग अलग ओटोमन एम्पायर के रीजन्स को स्टिच करके इराक बनाता था, तो उस टाइम पर जो भी ट्रीटी साइन हुई थी उसमें शत अल अरब रिवर जो है वो इराक के पास आता था, तो इराक कंट्रोल करता था हमेशा। बट इससे क्या है, इससे आपके ईरान को बहुत बड़ी तकलीफ थी। ईरान नहीं चाहता था कभी भी कि ये ना पूरा का पूरा कब्जा शतल अरब रिवर पर किसका हो, इराक का हो। वो चाहता था कि नहीं, इस शतल अरब रिवर पर आधा हिस्सा मेरा होना चाहिए, आधा हिस्सा इराक का होना चाहिए, क्योंकि बॉर्डर तो दोनों के लग रहे हैं इससे। इसीलिए बीच बीच में जब इनको पता चला ना, सद्दाम भाई को, कि ईरान भी इस तरीके से इसका पानी जो है हथियाने के मुद्दे पर है, तो 1975 के आसपास में आते आते ईरान ने एक बार ऐसा किया भी कि सारा का सारा जो है वो हथिया लिया। पहले तो इराक क्या करता था, इस पे टैक्स लेने की कोशिश करता था, कुछ भी अगर इनका इस रिवर सिस्टम से पास होता तो उस पर टैक्स लेता, हैवी टैक्स लेता था। लेकिन बाद में रियलाइजेशन ये होता है कि इराक को ना थोड़ा डर लगने लगा। डर कब लगा, जब यहां पर एक रिलीजियस लीडर आते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं रूहुल्लाह खोमेनी। नाम सुना होगा आप लोगों ने, बहुत ही फेमस नाम है। तो इधर साइड में क्या हुआ, रूहुल्लाह खोमेनी जो है, खोमेनी का जब राइज होना स्टार्ट हुआ तो खोमेनी ये चाहते थे कि हमारा एक ना अलग से शिया जैसा एक पूरा नेशन बने, और ये बोलते थे कि जितने भी ऐसे सेक्युलर कंट्रीज हैं जो कि आप बोल सकते हो कि भगवान पर विश्वास नहीं करते, अगर ऐसी कोई सरकार चला रहा है तो उन सभी सरकारों को गिराने का ये अपील करने लगे। तो ये कई बार टेलीकास्ट करते, ब्रॉडकास्ट करते अपने नेबरिंग कंट्रीज में, और सभी लोगों से यही उनका रिक्वेस्ट होता है कि भैया अपने सरकार को उखाड़ फेंको, और तुम यहां पर देखो कि यहां पर जो पूरी लॉ है वो हमारे अल्लाह द्वारा लिखी जाती है लॉ है, और इसीलिए हम उसी लॉ को मानेंगे जो अल्लाह बनाना चाहते हैं। तो इस प्रोपेगेंडा के साथ ये आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, और ये चाह रहे थे कि जितना भी ये पूरा रीजन है वो पूरे रीजन में शिया मुस्लिम्स का डोमिनेंस हो, और जो भी रूल्स रेगुलेशंस ये बनाना चाहते हो वही बने। तो अब इनके लिए भी सबसे बड़ा रीजन, सबसे बड़ा जो दिक्कत था वो कौन था, सद्दाम हुसैन भाई साहब थे, है ना। यहां पर अगर ये हैं, ये चाहते थे पूरे रीजन को हथियाना। दोनों लोग का एजेंडा अलग अलग है ना। इनका रिलीजियस एजेंडा है और इनका एजेंडा जो है वो ऐसे ही पावर एक्वायर करने का है। तो दोनों के एजेंडाज अलग अलग हैं, लेकिन वो इस पूरे रीजन पर राज करना चाहते हैं। जब मैं पूरे रीजन की बात कर रहा हूं तो आप पूरा वेस्ट एशिया देखना, आप पूरा मिडिल ईस्ट रीजन देखना, है ना। तो अब देखो जरा, यहां पर जब भी ऐसी बात हो रही थी तो बीच बीच में क्या हो रहा था कि कई सारे सपोर्ट्स मिल रहे थे। जैसे सद्दाम हुसैन को यूएसए, यूएसएसआर, इन सब का सपोर्ट मिला। बीच में से कई सारी लड़ाइयां हुई। एक्चुअल में जो पूरे फाइट है वो 1980 से लेकर 1988 तक चला। इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, है ना, बहुत सारा प्रॉब्लम आया। इनफैक्ट ऐसा भी सिचुएशन आया कि जब सद्दाम हुसैन ने यहां पर बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल किया, यस, जो कि मतलब उस टाइम पर बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में था। उन्होंने लाखों कुर्द को, बीच में क्या हुआ, ईरान को समझ में आया कि यार इनको हराना है तो कुर्द को जरा फंडिंग देना स्टार्ट कर दो, तो इन्होंने अपने कुर्द को सपोर्ट देना स्टार्ट किया। कुर्द ने यहां से भी वॉर लड़ना स्टार्ट किया। तो एक टाइम ऐसा भी था जहां पर सद्दाम हुसैन दो फ्रंट्स पर वॉर कर रहे थे। एक इधर से कुर्द से लड़ाई कर रहे थे, और इधर आपके किससे लड़ाई कर रहे थे, ये लोग यहां पर ईरान से लड़ाई कर रहे थे। कई बार ऐसा सिचुएशन भी आता कि इन्होंने तो बसरा, अल बसरा जो हमने पढ़ा था ना, अल बसरा इनका सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट है, जो सिटी है, जो उसको भी इन्होंने कैप्चर कर लिया था। तो उस सिचुएशन में ना मतलब बहुत टेंशन का सिचुएशन चला। 1980 से 1988 तक में बहुत लड़ाई झगड़े हुए। इन सबके बीच में चाइना बहुत पैसे कमाया, क्योंकि इन दोनों को वो सप्लाई करता था। यूएसए ने भी खूब पैसे कमाए कि उन दोनों को वेपन सप्लाई करता था, एयरक्राफ्ट की सप्लाई और टैंक्स वगैरह की सप्लाई, और लड़ाई चलता रहा। अंत तक आते आते कोई निष्कर्ष निकलने वाला नहीं था। इसीलिए एक हॉल्ट मिला और एक पीस ट्रीटी साइन हो गई थी इन लोग के बीच में। तो ये ईरान इराक वॉर जो है ना, ये अपने आप में हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वॉर है। अगर आप रिसेंट वॉर्स या फिर मॉडर्न वॉर की बात करते हो तो ईरान इराक वॉर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है भाई, यहां पर अब इसके पीछे वैसे तो देखो बहुत ही डिटेल कहानी है, इसको मैं अलग से कभी किसी और वीडियो में बता दूंगा। अगर आपको ऐसा सुनना है कि इसके पीछे की क्या कहानी है तो एक बार मुझे नीचे लिख के बता देना कि सर कहानी सुना दो एक बार पूरी अलग से। तो इसकी बहुत ही डिटेल्ड कहानी है, वर्ल्ड हिस्ट्री में भी आप लोग पढ़ते होंगे। फिर इसके बाद हमारा देखो नीचे वाला हिस्सा तो हो गया, ईरान इराक हो गया। ईरान से ही एक थोड़ा सा लगता हुआ एक और हिस्सा है, हमने ऊपर की तरफ देखा था, जिसको हम लोग बोलते हैं टर्की। टर्की वॉज द मेजर ऑटोमन एम्पायर, है ना, मतलब मेजोरिटी ऑफ द टाइम यही ऑटोमन एम्पायर, और बाकी के इन सब रीजन्स में भी देखने को मिल रहा था हमें। तो अपना जो टर्की है, टर्की, ये आप इस तरीके से देख सकते हो कि टर्की का एक हिस्सा ये दो ओशियंस के बीचों बीच में सैंडविच है। मतलब कि ऊपर इसका ब्लैक सी है और नीचे इसका मेडिटेरेनियन सी है, और ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी के बीच में फंसा हुआ हिस्सा किसका है,
ये है आपका टर्की का। अब यहां पर आप हमेशा याद रखना कि जब भी हम लोग बात कर रहे थे इधर से, हमने ये सब चीजें पढ़ रखी हैं ऑलरेडी, है ना, ये सब अब दोबारा पढ़ाने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, वैसे फिर भी देख लो आप। ये देखो एजियन सी, एजियन सी से हम लोग सी ऑफ मरमरा में घुस रहे हैं, और ये किसके, डार्डनल स्ट्रेट के थ्रू घुस रहे हैं, है ना, ये सी ऑफ मरमरा में आ गए, फिर सी ऑफ मरमरा से बॉस्फोरस स्ट्रेट पे गए, बॉस्फोरस स्ट्रेट के सहारे हम लोग ब्लैक सी में चले गए। इतनी बातें आपको हमने पहले ही बता दिया था। कौन कौन मिल रहा है आपको, एजियन सी मिल रहा है, फिर उसके बाद आपको डार्डनल स्ट्रेट मिल रहा है, फिर सी ऑफ मरमरा मिल रहा है, फिर बॉस्फोरस स्ट्रेट मिल रहा है, फिर ब्लैक सी मिल रहा है। ये एडीएम बीबी जो है ये आपको याद रखना है, ठीक है भाई। यहां का अगर टर्की का कुछ इंपॉर्टेंट हिस्से की बात करें हम लोग, तो यहां पर जैसे नीचे आप देख रहे थे कि ईरान और इराक का ये जो पूरा रीजन था, यहां पर आपके जाग्रोस माउंटेन थे, तो जाग्रोस माउंटेन का थोड़ा बहुत हिस्सा ऊपर के साइड में जो आता है उसको हम लोग ईस्टर्न टॉरस रीजन बोलते हैं, ठीक है। यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वन ऑफ द मोस्ट सलाइन लेक यहां पर आपको मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लेक वान। लेक वान जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई सारे पीसीएस में इसके बारे में पूछा भी गया है, तो ये भी याद रखना आप लोग। फिर यहां पर एक लेक तुज है, लेक तुज और लेक कोनिया, ये तीन चीजें आप याद रखना, लेक कोनिया, तुज, और यहां पर आपको मिल रहा है लेक वान। ये वही रीजन है आप बोल सकते हो जहां पर आपको तीन मेजर इंपॉर्टेंट माउंटेन चेन्स के नाम याद रखने हैं। एक आपको याद रखना है कोरोग्लू माउंटेन जो बिल्कुल नॉर्थ में है, कोरोग्लू माउंटेन, एक आपका पॉन्टिक माउंटेन है, और एक आपका है टाउरस माउंटेन। तो कोरोग्लू, पॉन्टिक और टाउरस ये कहां मिल रहे हैं आपको, टर्की में मिल रहे हैं। अभी नीचे क्या पढ़ा था हम लोगों ने, एल्बुर्ज और जाग्रोस माउंटेन चेन के बारे में पढ़ा था। यहां पर कौन कौन से, कोरोग्लू, टाउरस और पॉन्टिक, याद रहेगा हमेशा, पॉन्टिक, कोरोग्लू और टाउरस याद रख लेना भैया, है ना। पीटीके, केपीटी, टीकेपी जैसा भी याद रखना, याद कर लेना अपना, ठीक है भाई। फिर यहां पर आप देख रहे हो वही टिग्रिस यूफ्रेट्स, तो हमने बताया था कि टर्की, सीरिया और इराक में ट्रैवल करने वाले ये तीन कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर ये तीनों का समागम आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहां पर अगर कुछ इंपॉर्टेंट प्लेस है तो बीचों बीच आप देखोगे तो यहां पर एक प्लेट्यू रीजन है जिसको हम लोग बोलते हैं एनाटोलिया प्लेट्यू। तो एनाटोलियन प्लेट्यू भी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट प्लेस बनता है, एनाटोलियन प्लेट्यू, ये भी आपका नाम पता होना चाहिए भाई। फिर इसके अलावा यहाँ पर इस्तांबुल है, इस्तांबुल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस है, आपको पता होना चाहिए। तो इस्तांबुल अपने आप में एक इंपॉर्टेंट प्लेस, याद रख लेना भाई साहब। इसके बाद तो सारा चीज़ हमने पढ़ी लिखा है वैसे, इसकी दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा नीचे आते हैं, है ना, थोड़ा नीचे आते हैं तो वहाँ पर थोड़ा और रीजन हम लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है भाई। ऊपर क्या है, ब्लैक सी है, नीचे क्या है, मेडिटेरेनियन सी है। अब नेक्स्ट हमारा जो है वो सीरिया है। अभी ऊपर इसके जस्ट ऊपर क्या पढ़ा हम लोगों ने, इसके जस्ट ऊपर हमने पढ़ा टर्की, टर्की के ठीक नीचे क्या है, सीरिया, सीरिया के जस्ट बाजू में क्या है, इराक है। तो हम लोगों को पता है कि जैसे हमारा दुश्मन देश जो है पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान का जो पड़ोसी देश होगा वो हमेशा हमारा दोस्त बन जाएगा। मतलब क्या है कि द बॉर्डरिंग कंट्री और द नेबर ऑफ द नेबर कंट्री इज ऑलवेज अ फ्रेंड। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा ही देखने को मिला है कि नेबर का नेबर जो होता है वो हमारा दोस्त निकलेगा, और दोनों मिल के बीच में सैंडविच्ड जो हमारा देश होगा, मान लो इस केस में पाकिस्तान है, उसको हम लोग डराएंगे धमकाएंगे। समथिंग कैन बी सीन इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एज वेल एंड मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड एज वेल। तो यहां पर भी वही सेम चीज मिलेगा आपको। अब ईरान और सीरिया जो है ये दोनों हमेशा मिले रहेंगे, और किसकी बातें करेंगे, इराक को परेशान करने की बात करेंगे। तो सीरिया में भी जरा इस चीज को समझना आप लोग। सीरिया में आपके दो इंपॉर्टेंट माउंटेन चेन्स हैं, एक आपका है एंटी लेबनन माउंटेन, यहां पर देखना, और दूसरा आपका बिश्री माउंटेन। तो बिश्री और लेबनन, एंटी लेबनन और बिश्री दो माउंटेन्स आप याद रखना। सीरिया के अंदर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक है जिसको हम लोग बोलते हैं लेक अल असद, है ना, लेक अल असद। अब यहां पर दूसरी चीज क्या है, अब इसके बाजू में जब आप आओगे तो आपको क्या मिल रहा है, लेबनन मिल रहा है, लेबनन। लेकिन क्या सीरिया आपके मेडिटेरेनियन सी से कनेक्टेड है? बिल्कुल है भाई साहब। सीरिया का ये हिस्सा जो है मेडिटेरेनियन सी से, इसके ऊपर जस्ट टर्की है, इसके ठीक नीचे सीरिया है, सीरिया के ठीक नीचे लेबनन है। तो लेबनन भी याद रखना। लेबनन के ठीक नीचे आपको क्या मिलेगा, बाजू में आपको मिलेगा इजराइल मिलेगा। अभी उसकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, वो भी सुनेंगे अपन। तो यहां पर देख लो, इसके बाजू में इधर साइड में आपने देख लिया इराक है, इराक, और यहां पर देखना कि ये जो सीरिया है, सीरिया का यहां वाला हिस्सा जो है वो क्या कहलाता है, सीरियन डिजर्ट कहलाता है। इसके ठीक नीचे कौन कंट्री है, जॉर्डन है, जॉर्डन बहुत इंपॉर्टेंट है, जॉर्डन, और इसके ठीक इधर के नीचे इजराइल। तो ये कंट्री के नीचे जैसे यहां पर लेबनन और आपका सीरिया है, इसके ठीक नीचे दो कंट्री कौन कौन सी है आपकी, जॉर्डन और इजराइल।
जरा एक बार फिर से मैप में हम लोग देख लेते हैं क्या क्या पढ़ा हमने। हमने पढ़ा कि भाई साहब देखो ईरान है, ईरान का हम लोग इधर साइड में आते हैं तो जुड़वा भाई मिलता है कौन, इराक। चूंकि ये ईरान जो है सूंड जैसा है, तो सूंड में जब हम लोग ऊपर आते हैं तो हम लोग को 3 कंट्रीज दिखती हैं, कौन कौन सी। एक साइड में हमको भाईजान दिखते हैं अपने, अजरबैजान। इसके ऊपर आते हैं तो हम लोग को जॉर्जिया दिखता है, और इधर साइड में हम लोग को आर्मेनिया दिखता है। लेकिन याद रखना कि जॉर्जिया जो है पूरा फैला हुआ है, आर्मेनिया इसके अंदर में ढक जाता है, तो इधर साइड में मैं लिख देता हूं आर्मेनिया। फिर इधर साइड में नीचे आते हैं तो ये वाला रीजन कौन सा है, टर्की रीजन है, टर्की। अब टर्की और इराक के जब बाजू में आते हैं तो यहां पर हम लोग को कौन सा कंट्री मिलता है, सीरिया मिलता है, सीरिया। सीरिया के जस्ट बाजू में हम लोग बात करते हैं यहां पर, तो हम लोग को एक कंट्री मिलती है, कौन सी हम लोग को मिलेगी यहां पर, यहां पर एक है लेबनान, है ना। यहां पर आपको कंट्री जो मिलेगी वो लेबनान, कैसे लिखूं इसको, लेबनान। और जस्ट नीचे जब आप आओगे लेबनान के ठीक नीचे आपको मिलेगी क्या, इजराइल। और इसी तरीके से सीरिया और लेबनान, और यहां पर आपको कौन सी कंट्री मिल रही है, यहां पर आपको मिलेगी जॉर्डन। तो इतनी कंट्रीज अब आपको समझ में आ गई होगी। ईरान के रेस्पेक्ट में अगर आप बढ़ते चलोगे तो आपको काफी चीजें समझ में आती चलेगी, है ना। अब ये जो इराक देख रहे हो, इराक, अब यही वो इराक है जिसके नीचे आपका पूरा ये आपका अरेबियन पेनिनसुला बनेगा, है ना। इराक के नीचे आपका पूरा अरेबियन पेनिनसुला बनेगा, जिसमें यहां पर सबसे पहला कंट्री आएगा, इसको हम लोग बोलेंगे कुवैत, है ना, कुवैत। और बाकी यहां पर सऊदी अरेबिया आएगा आपका। तो अभी देखते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे थे सीरिया। सीरिया जो है आप देखो, सीरिया यहां पर आपका पूरा ये डिजर्ट एरिया है, और इराक में वैसे भी आपका डिजर्ट एरिया है। अब अच्छा एक चीज और समझा देता हूं मैं आपको, जो मैं फाइट की बात कर रहा था, इस रीजन में आप देखोगे तो आपका पूरा जैग्रोस माउंटेन है। तो कभी भी, और इनके जितने भी मिलिट्री बेसेस थे वो अंदर, तेहरान वगैरह जो कैपिटल सिटी थी वो यहां पर थी। एक लड़ाई का टाइम ऐसा भी आया था 1986 की बात है, जब ये दोनों ने एक दूसरे के कैपिटल पर हमला करना शुरू कर दिया। तो तेहरान पर हमला करना इराक के लिए थोड़ा मुश्किल होता था, लेकिन इसका बगदाद जो है बगल में, क्योंकि इसको ना इसके आर्म्ड मतलब एयर फोर्सेस को उड़ के जाना पड़ता था तेहरान में, और यहां पर बमबारी करके वापस भी आना होता था। तो वापस आते टाइम इसको निशाना लगा के लोग उड़ा देते थे। लेकिन यही चीज ईरान के लिए इजी होता था। ईरान अपने माउंटेन चेन्स का मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन कवर करके बिल्कुल प्लेन रीजन में आता था, यहां बमबारी करके वापस भाग जाता था। लेकिन वही है कि बाद में फिर इराक के पास में काफी सारे एडवांस वेपन सिस्टम भी आने लगे, तो उसके हिसाब से चीजें चेंज भी हुई। तो ये था आपका सीरिया वाला रीजन भी हो गया। सीरिया में भी वही इंपॉर्टेंट रिवर्स की अगर आप बात करोगे तो आपको यहां से जो रिवर है, रिवर यूफ्रेट, वो आपको देखने को मिल जाएगा, और टिग्रिस रिवर भी आपको देखने को मिल जाएगा। यहां पर बॉर्डर शेयर कर रहा है टिग्रिस, ठीक है भाई। तो टिग्रिस मतलब तीनों ही कंट्रीज में तीनों ही चीजें मिलती हैं। टिग्रिस यूफ्रेट्स आपको टर्की, सीरिया, इराक तीनों में मिलेगा, और अल्टीमेटली पर्सियन गल्फ में आके मिल जाता है। यहां पर अब आपको पता चल गया कैसे एक छोटा सा रिवर सिस्टम, कौन सा रिवर है, यहां पर देख लो भाई, शत अल अरब रिवर सिस्टम है, उसके प्रॉब्लम की वजह से इतना सारा पंगा हुआ। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सीरिया हमने देख लिया। हमने यही पढ़ा कि सीरिया के जस्ट नीचे आओगे तो आपको क्या मिलेगा, लेबनान मिलेगा। लेबनान, सीरिया, सीरिया कैपिटल क्या है, डेमेस्कस, लेबनान। और इधर साइड में नीचे आओगे तो आपको इजराइल और जॉर्डन दिखेगा। जॉर्डन इज समथिंग अगेन लाइक एलिफेंट माउथ विच इज हैप्पी एंड स्माइलिंग, है ना। तो हाथी जैसा सूंड ये भी इसका ऊपर है, और इधर साइड में मुंह कर रहा है। इधर साइड से आपका ईरान ऐसा ही काम कर रहा था, लेकिन जॉर्डन छोटा कंट्री है उससे। अब नीचे आपका इसके सऊदी अरेबिया जाएगा। यहां पर आप देखोगे तो इजराइल का जो ये पूरा पोर्शन है, अब ये इजराइल का कंट्री जो है अब ये काफी हद तक डिवाइडेड है। अब जरा एक बार हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, आपका ये इजराइल का पूरा सिचुएशन क्या है उसको हम लोग डिटेल में भी थोड़ी देर में देखते हैं। उससे पहले हम लोग जरा निचले वाले हिस्से को देख लेते हैं, आपके जो अरेबियन पेनिनसुला है। अरेबियन पेनिनसुला क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगेन 3 साइड से घिरा हुआ है। अब यहां पर आप देखना कि आपके ना कुछ इंपॉर्टेंट रीजन्स हैं, जैसे कि सबसे बीच में सबसे बड़ा कंट्री जो आप देख रहे हो, जॉर्डन से बिल्कुल नीचे सटा हुआ, इराक से सटा हुआ। तो जॉर्डन और इराक के बीच में आप देख रहे हो तो आपको क्या दिख रहा है, सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया इज लाइक द डिजर्ट एरिया, सबसे बड़ा डिजर्ट एरिया। ऊपर का जो नदर्न डिजर्ट है उसको नाफूद डिजर्ट बोलते हैं, है ना, नाफूद डिजर्ट। और यहां पर रूबल खली डिजर्ट है, रूबल खाली डिजर्ट, ठीक है भाई, रूबल खाली डिजर्ट। अब याद रखना है यहां पर, जैसे ही आप यहां इस सऊदी अरेबिया में आते हो आपको कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो रियाद, इसका कैपिटल यहां पर है। फिर इसके बाद यहां पर मक्का और मदीना, 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं।
मक्का और मदीना आप सबको पता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलीजियस प्लेस माना जाता है इसको। मक्का और मदीना दोनों को, मक्का मदीना कहाँ पर है भाई? सऊदी अरेबिया में। तो आपको पता ही होगा कि आपके जितने भी मुस्लिम भाई लोग होंगे, दोस्त लोग होंगे, वो सब लोग के फादर, जैसे हम हिंदुओं के लिए क्या होता है कि हम लोग 4 धाम की यात्रा करते हैं, वैसे ही आपने देखा होगा कि जो भी आपके मुस्लिम भाई बहन होंगे, उनके फैमिली वाले हमेशा ये कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ करके हमें मक्का मदीना जरूर विजिट करना है ना। हम लोग इसीलिए कई बार ऐसा भी बोलते हैं कि जो हमारा मतलब किसी भी चीज का अगर हम लोग को ना बहुत ही हाईएस्ट कैटेगरी बताना होता है, टॉप मोस्ट प्लेस बताना होता है, तो हम लोग उसको बोलते हैं जहां पर सब लोग आके इकट्ठा होते हैं, सब लोग मिलते हैं, उसको हम लोग मक्का बोलते हैं, है ना। जैसे कि मान लो अभी हमारे लिए कुंभ जो एक सिचुएशन है, महाकुंभ जो है, महाकुंभ भी बहुत सारे लोगों की गैदरिंग होती है। सिमिलरली हर साल में एक टाइम पर मक्का और मदीना में भी बहुत भीड़ लगती है ना। तो ऐसे ये भी बहुत ही रिलीजियसली बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है। इसके अलावा यहाँ पर जद्दा पोर्ट है, जद्दा पोर्ट ये किस में है? रेड सी में है। तो हमेशा याद रखना कि जद्दा पोर्ट की जब भी बात आए तो वो कहां पर मिलेगा आपको? रेड सी के अंदर मिलेगा। अब यहां पर आपको ना कई बार इधर साइड में जब हम बढ़ेंगे, नीचे के साइड में हम लोग बढ़ेंगे, तो हम लोग को यहां पर गल्फ ऑफ एडन मिलेगा और इधर साइड में गल्फ ऑफ ओमान मिलेगा। ये किस पर डिपेंडेंट है कि आप किस कंट्री की बात कर रहे हो। और मैं सच्ची बता रहा हूं कि ये दोनों रीजन्स यहां से और यहां से ये इतने सिमिलर लगते हैं दिखने में और इतना ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, ये आपको पक्का से पता होना चाहिए। तो हमेशा याद रखना कि ये रेड सी है, रेड सी के बाहर निकलोगे तो आपको मिलेगा गल्फ ऑफ एडन। क्यों गल्फ ऑफ एडन मिल रहा है? क्योंकि यहां पर एक कंट्री है जिसको हम लोग बोल रहे हैं येमेन। ये आपका येमेन कंट्री है, ये नीचे वाला हिस्सा। येमेन का कैपिटल क्या है? सना। और सना के साथ साथ यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है जिसको हम लोग बोलते हैं एडन। तो ये जो एडन पोर्ट है, इसी एडन के नाम पर यहां पर गल्फ ऑफ एडन पड़ा हुआ है। यहां पर दूसरी चीज क्या याद रखनी है कि ये अफ्रीका वाला रीजन चल रहा है यहां पर, है ना। अफ्रीका वाला रीजन, यहां पर सीड कंट्रीज चल रही हैं। सीड कंट्रीज हम लोगों ने पढ़ा था कि नहीं? कौन कौन सी थी? सोमालिया, एरिट्रिया, और ई से और क्या था? इथियोपिया, और क्या था? डी से जिबूती। तो यहां पर आप देखोगे तो ये जिबूती कंट्री है और ये आपका कौन सा है? येमेन कंट्री है। येमेन और जिबूती के बिल्कुल बीचों बीच में बहुत पतला सा एक नैरो सा गैप है जिसको एक स्ट्रेट का नाम देते हैं। इस स्ट्रेट को हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया था। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाबल मंडाब। ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं बाब एल मंडाब। नीचे लिख देता हूं, बाब एल मंडाब, बाबल मंडाब स्ट्रेट। तो रेड सी से गल्फ ऑफ एडन की तरफ आना है तो किसके स्ट्रेट के थ्रू आना है भाई? बाबल मंडाब स्ट्रेट के थ्रू आना है। अगर पर्शियन गल्फ से गल्फ ऑफ ओमान के बीच में आना है तो किसके बीच, किसके कौन से स्ट्रेट के थ्रू आना है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू आना है। तो याद रखना हमेशा कि एक तरफ है जिबूती और यमन के बीच वाला बाबल मंडाब, और दूसरा है आपका ईरान और ओमान के बीच वाला हिस्सा जिसको हम लोग बोलते हैं गल्फ ऑफ सॉरी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, हॉर्मुज ये आपको मैप में दिख रहा होगा, ये वाला स्ट्रेट है। ये क्या है? ये आपका है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यहां लिख देता हूं मैं आपके लिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अच्छा, यहां पर ओमान कंट्री, अब नेक्स्ट देखो ओमान कहां पर है भाई? ओमान तो अपनी यहां पर है, ये कंट्री ओमान है। लेकिन ओमान का ही एक एक्सटेंडेड टेरिटरी आपको ऊपर देखने को मिलेगा जो कि पूरा का पूरा गल्फ ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करता है, सॉरी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कंट्रोल करता है। उस पोर्शन का नाम है मुसंदन पेनिनसुला, है ना, मुसंदम पेनिनसुला। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ओमान का हिस्सा है मुसंदम पेनिनसुला। और ये आपको 3 साइड से, पेनिनसुला क्यों बोल रहे हैं भाई साहब? 3 साइड से घिरा हुआ है पानी से, और क्या। तो एक छोटा सा पोर्शन है, आप देखोगे ऐसा कुछ पोर्शन है, ऐसा। इस रीजन को क्या बोल रहे हैं? मुसंदम पेनिनसुला। और यहां पर क्या है आपका? ये आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। इधर साइड में कौन है आपका? इधर साइड में आपका ईरान है। ईरान और ओमान के बीच में, याद रखना इराक नहीं है बेटा, क्या है? ईरान है। इराक तो वैसे ही आप देख रहे हो कि बड़ा परेशान है, गल्फ, पर्शियन गल्फ में आने के लिए उसको बस एक ही नदी मिली थी, है ना, शतल अरब रिवर, जो हम लोगों ने पढ़ा था। तो शतल अरब रिवर जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। बसरा स्टेट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये रहा आपका यूफ्रेट्स, टिग्रिस रिवर। और यहाँ पर आपका एक कुवन रिवर कहाँ गया? इधर साइड में ईरान में भी था। तो ये हो गया आपका हिस्सा। तो इतनी चीजें समझ में आ गई। इसके अलावा देखो हम लोगों ने कुछ और कंट्रीज देखनी है। जब हम लोग ऊपर के साइड में, इधर साइड में आते हैं तो हम लोग को कुछ कंट्रीज मिलती है। मैं जरा ऊपर नॉर्थ से साउथ तक आता हूं। सबसे पहले ये कंट्री आप देखना, ये कंट्री कौन सी है? ये आपकी कुवैत है। कुवैत है कैपिटल, कुवैत सिटी। जब आप और नीचे आते हो तो आपको एक कंट्री दिखती है यहां पर, बहरीन। बहरीन में आपको क्या मिलेगा? मनामा, बहरीन मनामा। फिर नीचे आओगे तो एक बड़ी कंट्री दिखती है यहां पर। इस कंट्री को क्या बोलते हैं? इस कंट्री को बोलते हैं कतर। कतर का कैपिटल क्या है? दोहा। अब आपको पता होगा कि दोहा वगैरह काफी इंपॉर्टेंट है, आपके दोहा समिट वगैरह हुई थी ना अभी। फिर इसके बाद नीचे आओगे तो आपको क्या मिलेगा? यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स।
इसका कैपिटल क्या है? अबू धाबी, दुबई, सब यहीं पर है ना। तो ये आपको मिल रहा है। अब इसको याद करने का क्या है, मैं हमेशा याद रखता हूं क्या, इसको मैं ऐसे लिखता हूं हमेशा, क्या और हमेशा क्यू मतलब कुवैत, बहरीन, और फिर बहरीन के बाद में आपका एक आपका आएगा, बहरीन के बाद में कतर क्यू से, और एक आएगा यूएई। तो मैं जैसे कि कभी कभी कोई भी ऐसे भाषा में बोलता है ना कि बको यार क्या कहना है तुमको, है ना, तो मैं हमेशा ही बोलता हूं क्यों बकू, है ना। तो यहां पर एक क्वेश्चन मार्क लगा है, क्यों बकू, मुझे कुछ नहीं बोलना, है ना। तो याद कर लेना, नॉर्थ टू साउथ, कुवैत, बहरीन, कतार और यूएई, ये लाइन से हैं कंट्रीज। इसमें सबसे छोटा हिस्सा किसका है भाई साहब? सबसे छोटा हिस्सा बहरीन का है। बहरीन बहुत ही छोटी कंट्री, बहुत ही छोटी सी है। और उसके बाद कौन है? फिर कतार है, उसके बाद कौन है? कुवैत, उसके बाद कौन है? यूएई। तो उसके हिसाब से भी आप साइज वाइज भी देख सकते हो। यहां पर दो इंपॉर्टेंट हम लोगों ने डिजर्ट की बात कर ली, मक्का मदीना रियाद की बात कर ली। इसके अलावा यहां पर आप देखना बहुत इंपॉर्टेंट एक हिस्सा है, देखो ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हो ये इजिप्ट का पोर्शन है ना, ये वाला हिस्सा, ये वाला, इस पोर्शन को हम लोग क्या नाम देते हैं? इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं सनाई पेनिनसुला। क्या बोलते हैं? सनाई पेनिनसुला। पेनिनसुला क्यों? तीन साइड से घिरा हुआ है। इधर साइड में आपका स्विच कनाल है, इधर नीचे साइड में आपका रेड सी है, और इधर साइड में आपका गल्फ ऑफ अकाबा है। गल्फ ऑफ अकाबा, गल्फ ऑफ अकाबा, है ना, याद रखना हमेशा, गल्फ ऑफ अकाबा। देखोगे ध्यान से अपने एटलस में मिलेगा आपको। यहां पर गल्फ ऑफ अकाबा और इस सनाई पेनिनसुला के बीच में कई सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। जब आप जूम करके देखोगे तब दिखेगा। वहीं पर आपको स्ट्रेट ऑफ तिरान दिखेगा, स्ट्रेट ऑफ तिरान। ये स्ट्रेट ऑफ तिरान इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कई बार ऐसा हो रहा था कि इजराइल का जो एकमात्र ओपन सी से कनेक्शन यहां इस रीजन में देखने को मिलता है आपको, रेड सी वगैरह से। नहीं तो फिर तो इसको बहुत घूम के आना पड़ेगा ना इजराइल को। अब ये चला गया मेडिटेरेनियन सी में, मेडिटेरेनियन सी से पूरा स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर होते हुए, अफ्रीका होते हुए घूम के इधर आएगा, तब जाके इधर मौका मिलेगा आपको। अरे उसका एक कनेक्शन है ना ये गल्फ ऑफ अकाबा से। तो इजराइल जो है, इजराइल और आपका ये जॉर्डन, ये दोनों गल्फ ऑफ अकाबा पे खुलते हैं। तो गल्फ ऑफ अकाबा जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है इजराइल और जॉर्डन के हिसाब से। और यहां पर आप जब नीचे की तरफ आ रहे हो तो यहीं पर आपको गल्फ ऑफ अकाबा और यहां पर आइलैंड्स पर आपको स्ट्रेट ऑफ तिरान देखने को मिलता है। स्ट्रेट ऑफ तिरान, बाबल मंडाब, और इधर सबसे पहले ऐसे देख लो आप लोग, गल्फ ऑफ अकाबा, फिर स्ट्रेट ऑफ तिरान, फिर आपका रेड सी, फिर आपका बाबल मंडाब, फिर उसके बाद गल्फ ऑफ एडन। इतनी बातें आपको याद रखनी है। ऊपर से साइड में अगर देखें तो पर्शियन गल्फ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, गल्फ ऑफ ओमान, फिर आपका अरेबियन सी, ये आपको याद रखना है। तो ये सीक्वेंस याद होनी चाहिए हमेशा और हमेशा। इधर साइड में मोस्टली तो डिजर्ट है, लेकिन इसका इधर वाला रीजन जो है वो माउंटेन है। इसको बोलते हैं हिजाज माउंटेन, है ना, हिजाब नहीं, हिजाज, हिजाज माउंटेन। और एक है इसका टुवैक माउंटेन, ये आप देखना टुवैक माउंटेन, और एक है आपका आसिर माउंटेन। तो तीन माउंटेन रेंजेस यहां पर आपको याद रखने, कौन कौन से? हिजाज, आसिर और तुवैक। हिजाज, आसिर और तुवैक, तीन माउंटेन रेंजेस आपको याद रखने। बाकी तो ये कंट्री कंट्री का ही हिसाब किताब बनता था। इतनी बातें हमने कर ली। अच्छा हाँ, मुसंदम पेनिनसुला याद रखना भाई साहब। मुसंदम पेनिनसुला कहां पर है आपको मिलेगा? ये आपको मिलेगा ओमान का टेरिटरी। क्या कंट्रोल कर रहा है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कंट्रोल कर रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किन दो कंट्रीज के? ईरान और ओमान के बीच में। इतनी बातें अगर आपने समझ ली तब तो आप एकदम जग जीत चुके हो। अब आपको कुछ ही रीजन्स को समझना है डिटेल में। सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा अब आपका इजराइल का बनता है। इजराइल जो है, इजराइल, अब इसकी कहानी सुनना आपको बड़ा जरूरी है। फिलहाल के लिए आप ऐसा समझ सकते हो कि इजराइल जो है, इसमें फिलहाल आज के डेट में जो देख रहे हो, ये आज के डेट में वैसे तो इतना बड़ा भी नहीं है, लेकिन ज्यादातर मैप में आपको ऐसे दिखता है कि यहां पर जितना भी ये येलो पोर्शन आप देख रहे हो, ये येलो पोर्शन जो आप देख रहे हो, ये आपका किस में आ रहा है? ये आपका इजराइल का पोर्शन है। और यहां पर जो आपको ग्रे, डार्क ग्रे कलर में दिख रहा है यहां और यहां पर, ये आपको किस में दिख रहा है? जो डार्क ग्रे कलर है इसको हम लोग बोलते हैं फिलिस्तीन। यही है फिलिस्तीन। और फिलिस्तीन के दो हिस्से हैं। इधर वाले हिस्से को हम लोग बोलते हैं आपका वेस्ट बैंक, और इसको बोलते हैं गाजा स्ट्रिप, है ना। क्या बोलते हैं? गाजा स्ट्रिप। लिख देता हूं मैं, ये वाला जो प्लेस है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? गाजा, गाजा स्ट्रिप। याद रखना भाई, ये एन नहीं है इसमें, है ना, गाजा है सिर्फ। हाँ, कुछ और समझ लिए, पता चला आप लोग। फिर उसके बाद यहां पर गाजा स्ट्रिप और ये आपका वेस्ट बैंक, दोनों मिला के आप बनते हैं फिलिस्तीन बनते हैं। अब याद रखना कि जो इजराइल है, इजराइल बेसिकली ज्यूस पीपुल का है, मतलब वहां पर ज्यूस रहते हैं। इजराइल में कौन रहता है? ज्यूस रहते हैं। और यहां पर जो फिलिस्तीन वाला रीजन है, फिलिस्तीन वाला रीजन जो है, यहां पर बेसिकली अरब लोग रहते हैं, है ना, अरब के लोग रहते हैं। तो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा आपको ये समझना पड़ेगा, इजराइल का कैपिटल क्या है? जेरूसलेम है।
जेरूसलेम जो है यहां पर, अच्छा इसका हिस्ट्री आपको मैं एक बार समझाने की कोशिश करता हूं। थ्रू आउट द टाइम पीरियड हम लोग बात करते हैं बहुत पहले की, लगभग हम बात कर रहे हैं 1000 बीसी की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना, अप्रोक्सीमेटली 1000 बीसी की बात कर रहे हैं, बिफोर क्राइस्ट इरा। मतलब अभी ईसा मसीह का जन्म नहीं हुआ है, हमारे जीसस का जन्म नहीं हुआ है, उससे भी 1000 साल पहले की बात करें तो यहां पर जो आपका ये पूरा रीजन है, इसको वैसे ही इजराइल बोला जाता था, किंगडम ऑफ इजराइल बोला जाता था। यहां पर एक कोई सोलोमन किंग थे, वो इस पर राज करते थे। तो होता यूं है कि यहां पर जो जितने भी ज्यूस लोग थे, ज्यूस यहां पर कौन है भाई, ज्यूस रहते थे इजराइल में। कौन लोग थे, ज्यूस लोग रहते थे, बहुत पहले की बात है, सिंस द बिगिनिंग ज्यूस लोग रह रहे हैं। लेकिन कई सारे लोगों ने आक्रमण करना शुरू किया, जैसे कि कई बार रोमन्स ने आक्रमण किया, कई बार मतलब दूसरे दूसरे कंट्रीज, टर्क्स आते थे यहां पर आक्रमण करने के लिए, पर्शियंस आते थे आक्रमण करने के लिए। तो यहां पर इस रीजन में ना कई बार दिक्कत होती थी। और यहां पर इजराइल के अंदर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर है जिसको हम लोग बोलते हैं जेरूसलेम। पहले के जमाने में जो इजराइल का कैपिटल था वो तेल अवीव था, लेकिन तेल अवीव से बाद में इसको जेरूसलेम कर दिया गया। जेरूसलेम जो है, जेरूसलेम इनके लिए रिलीजियस, बहुत ही बेहतरीन रिलीजियस प्लेस है। जैसे मक्का मदीना की बात हो रही है ना, वैसे समझ लो कि ज्यू लोगों के लिए ये बन गया जेरूसलेम। तो ज्यूस जो हैं वो जेरूसलेम जो हम बात कर रहे हैं, ज्यूस पीपुल, उन्होंने जेरूसलेम के अंदर में एक टेंपल बनाया जिसको हम लोग बोलते हैं टेंपल माउंट या फिर फर्स्ट टेंपल, टेंपल माउंट। टेंपल माउंट कहां पर है, आपके जेरूसलेम के अंदर में है। तो ये सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन तब तक क्या हुआ, काफी आक्रमण वगैरह हुए, ये इसको तोड़ दिया गया। फिर दूसरा कोई आता है, उसको वापस से बनवाता है, तो सेकंड टेंपल बोलने लगे उसको। तो कहीं पर भी आपका टेंपल माउंट हो या सेकंड टेंपल हो, वो सब किसका हिस्सा होगा, वो सब इसी जेरूसलेम के अंदर ये टेंपल माउंट का ही हिस्सा होगा, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ज्यूस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलीजियस प्लेस बन जाता है वो। सिमिलरली यहीं पर मुस्लिम्स ने एक मस्जिद बनवाया है, जिसको, या फिर मस्जिद की बात अभी हम लोग करते हैं थोड़ी देर में। हम लोग सबसे पहले इन दो चीजों को समझ गए, ज्यूस को समझ गए, है ना, हिस्टोरिकली थोड़ा टाइमलाइन के हिसाब से चलते हैं। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि जब यहां पर रोमन ने आक्रमण कर दिया था, और इसके वजह से जो आपके ज्यूस लोग थे वो इधर उधर सब भाग रहे थे, इधर मतलब सब बिखर रहे थे, बहुत तेजी से बिखर रहे थे। तो रोमन इंपायर जब इस पे आक्रमण करता है, मतलब इस पे आक्रमण करता है, तो ज्यूस लोग तो वैसे ही भाग रहे थे। ये वही टाइम था जब ईसा मसीह का, जीसस का जन्म होता है। तो हमारे जो लॉर्ड जीसस हैं, जब ये पैदा हुए, है ना, तो इन्होंने क्या किया, एक अलग प्रकार की शिक्षा देना शुरू कर दिया। मतलब कि जो ज्यूस रिलीजियस कम्युनिटी थी, जो वो लोग मानते थे, उससे बिल्कुल थोड़ा अलग करके बात करने लगे। दिस वाज सिमिलर टू द गौतम बुद्धा, मतलब सिद्धार्थ इनका नाम था पहले तो जब ये सिद्धार्थ का जन्म होता है, तो ये धीरे धीरे क्या करते हैं, वो मतलब एनलाइटनमेंट पाते हैं, फिर वो बुद्धिज्म एज ए रिलीजन अलग से स्टैब्लिश करते हैं। हालांकि उनका पर्पस नहीं था ये सब करना, लेकिन वो तो बस ज्ञान बांटना चाहते थे। वैसे ही समझ लो जीसस क्राइस्ट भी है हमारे लिए। तो जीसस क्राइस्ट भी जो है वो एक ज्यूस ही पैदा हुए थे, मतलब जब पैदा हुए थे तो वो एक ज्यूस थे, लेकिन ग्रेजुअली उन्होंने जब अपनी शिक्षा से लोगों को एकदम अट्रैक्ट करना स्टार्ट किया, तो ज्यूस को लगा कि यार ये तो पूरी की पूरी हमारी जो रिलीजियस कम्युनिटी है उसको बहका के ये क्रिश्चियन में कन्वर्ट कर देगा। तो धीरे धीरे क्रिश्चियनिटी, वैसे वो कुछ सिखाते नहीं थे, मतलब क्राइस्ट के बाद ये सब चीजें स्टार्ट हुई थी। तो ज्यूस ने क्या किया, भरे महफिल में सबके सामने हमारे जीसस क्राइस्ट को सूली पर लटका दिया, हाथों में कील वील ठोक दिया। आपने देखा होगा हमेशा वो जो उसी सेम आपको उस रीजन में देखने को मिलता है, लॉकेट वगैरह भी जो लोग पहनते हैं वो आप हमेशा से इसको देखते हो। तो वो जो रीजन था ना, वो भी आपका जेरूसलेम, जो एक यहां पर जिसको हम लोग सैक्रेड प्लेस बुला रहे हैं ज्यूस का, वो है सेकेंड टेम्पल या फिर जिसको हम लोग टेम्पल माउंट बुला रहे हैं, उससे लगभग 2 किलोमीटर दूर में आप जहां पर ईसा मसीह को आप क्रूसीफाई करते हैं, वही जगह पर एक नया सिस्टम बनता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं चर्च ऑफ होली सेपल्कर, है ना, इसको बोलते हैं चर्च ऑफ होली सेपल्कर। तो ये जो होली सेपल्कर है ना, ये चर्च, ये एक्चुअल में वही जगह है जो कि आपके टेम्पल माउंट से 2 किलोमीटर दूरी पर है, और यहीं पर ईसा मसीह को क्रूसीफाई किया गया था। ठीक है भाई, इतनी बात तो हो गई। बाद में क्या हुआ कि यहां पर अरब लोगों का आना शुरू हुआ थोड़ा, है ना, अरब लोग आने लगे। जब अरब लोगों का आना ज्यादा शुरू हुआ, तो यहां पर एक ऐसा सिचुएशन बना कि भाई साहब खदेड़ना स्टार्ट किया। अब यहां पर दिक्कत क्या हो गई थी कि उस टाइम तक जितने भी ऐसे क्रिश्चियंस लोग थे, उनको इस बात का बहुत दुख हुआ कि उनके जो पैगंबर साहब थे, मतलब ये जो आपके जीसस क्राइस्ट थे,
इनको इन्होंने सूली पर लटका दिया। तो अब यहां से ना लड़ाई शुरू हो जाती है, ज्यूस को खदेड़ के भगाना शुरू करते हैं सब यहां से। तो ज्यूस को बिल्कुल से इस रीजन से निकालना शुरू कर देते हैं, और वो समय था जब इसको हम लोग फिलिस्तीन बुलाते हैं। तो फिलिस्तीन में बेसिकली फिर अरब लोग आने लगे, है ना, अरब लोग का रहना यहां पर शुरू हो गया, पूरे ज्यूस को खदेड़ दिया इन्होंने। और यहां पर बेसिकली इससे लोग बहुत ज्यादा नफरत करने लगे ज्यूस से। पूरे ऑल ओवर कंट्री में जब ये भाग भाग के जाने लगे ना, तो बहुत नफरत होते थे। तो ये भाग के अपने सबसे पास में यूरोप जैसा कंट्रीज थे, तो यूरोप में जाके सब जगह सेटल हो गए ज्यूस। तो उस टाइम पर ना, मतलब ये लोग अपनी कम्युनिटी को दूर दूर से ही ऐसे लिख के चिट्ठी में, न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स में पब्लिश करते रहते थे कुछ ना कुछ। तो वैसे ही एक बुक पब्लिश होती है जिसमें ये बात बोली जाती है कि भाई साहब देखो, यहां पर एक ना 306 एडी के आसपास एक ना इंपॉर्टेंट हाल होती है। इंपॉर्टेंट हाल क्या था कि यहां पर पहली बार ये जो रोमन इंपायर था, ये एक्चुअल में इनको खदेड़ के भगाने के पीछे रोमन इंपायर का बहुत बड़ा हाथ है। क्यों? क्योंकि 306 एडी में यहां पर एक राजा थे कॉन्स्टेंटीन। ये कॉन्स्टेंटीन ने पहला रोमन का कोई ऐसा राजा था जो कि क्रिश्चियनिटी को अपनाते हैं। जब ये क्रिश्चियनिटी को अपनाते हैं तो सारे रोमन साम्राज्य में क्रिश्चियनिटी फैलने लगती है इनके अपनाने से। तो क्रिश्चियंस का काफी तेजी से राइज होता है। और जब उनको इस बात का पता चलता है कि भाई साहब हमारे जो मसीहा हैं उनको ज्यूस ने सूली पर लटका दिया था, तो ये पूरा आक्रमण करते हैं और यहां से फिर ज्यूस को भगाना शुरू करते हैं। और ये भाग के भाई साहब अगले कम से कम नहीं तो 1000-1500 साल अब ये ऐसे ही काम करेंगे। अब ये पूरा भागते फिरेंगे हर जगह, ऐसा ही चलेगा पूरा। तो यहां से यहां पर अब क्या हो रहा है कि कुछ रीजन्स में अब आपको कुछ कुछ ये देखने को मिलेंगी। अब जैसे चर्च ऑफ होली, ये जो सेपुल्कर था, ये क्रिश्चियंस का एक रिलीजियस प्लेस बन गया, बहुत इंपॉर्टेंट। सिमिलरली जेरूसलेम के अंदर में बहुत सारे अरब थे, उन्होंने भी कुछ मॉस्क बनाने स्टार्ट कर दिया, है ना। वहां पर भी हमारे मुस्लिम भाइयों के जो पैगंबर साहब हैं वो भी यहाँ पर सबसे पहले, मतलब यहाँ पर उसके पीछे का बहुत क्लियर स्टोरी तो मुझे नहीं आइडिया है, लेकिन ऐसा हुआ था कि वो शायद वहाँ पर प्रेयर करने के लिए गए थे और वहीं से वो फिर चले गए हमेशा के लिए। तो वहाँ पर उन्होंने अपना लास्ट प्रेयर किया था, इसीलिए वहाँ पर एक बहुत ही उनका, हम बोल सकते हैं कि बहुत ही प्योर, बहुत ही मतलब ऐसा चीज जो कि बहुत पवित्र होता है, वैसा एक वहाँ पर एक मॉस्क बनाया गया, एक मस्जिद बनाया गया जिसको हम लोग बोलते हैं अल अक्सा मस्जिद। तो अल अक्सा मस्जिद बना वहां पर, साथ में वहीं पर जहां से वो अपना लास्ट कदम रख के हमेशा के लिए चले गए, वहां पर डोम ऑफ द रॉक बनाया गया। ये सारा का सारा चीज एक ही जगह पर है, मतलब कि ज्यूस का जो आपका टेम्पल माउंट है, आपका जो डोम ऑफ द रॉक है और आपका अल अक्सा मस्जिद है, ये सब एक ही जगह पर है। और यहां पर एक दीवार है बड़ी सी। इन सभी इस पूरे प्लेस को इसीलिए जो हमारे ज्यूस हैं, ज्यूस इनको अलग से टेम्पल माउंट बुलाते हैं, है ना। और यहां पर जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो उनको हरम अल शरीफ बुलाती है ना। तो हरम अल शरीफ भी वही चीज है जो कि आपका ये आपका टेम्पल माउंट है। तो टेम्पल माउंट हो या फिर हरम अल शरीफ हो, ये दोनों के दोनों एक ही प्लेस है, बस अलग अलग कम्युनिटी इनको अलग अलग नाम से बुलाती है। और ये रीजन आप समझ सकते हो कैसे जेरूसलेम के आसपास वाला इलाका हमारे ज्यूस के लिए, मुस्लिम भाइयों के लिए और क्रिश्चियंस के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, है ना। ये पूरा रीजन एक्चुअल में काफी ज्यादा, इसीलिए इतनी लड़ाइयां यहां पर शुरू हुई। अब क्या हुआ, जब ज्यूस को खदेड़ दिया गया, रोमन्स ने खदेड़ा, सब ने, जिसने जिसने क्रिश्चियनिटी अपनाई सब ने इनको खदेड़ा, तो ज्यूस जो है वो बिल्कुल इधर उधर भाग के छिपना स्टार्ट कर देते हैं। बट इनको कहीं पर भी इज्जत नहीं मिलती है, क्योंकि सब ने इनको इसी नजरों से देखा कि भाई साहब इन्होंने एक मसीहा को सूली पर चढ़ा दिया। तो ज्यूस से लोग बिल्कुल नफरत करते थे, सेकेंड क्लास सिटीजन उनको मानते थे, कहीं पर उनको राइट्स नहीं मिलता था। इवन जब हिटलर का टाइम आता है, मतलब हम बात कर रहे हैं अब वर्ल्ड वॉर के टाइम की, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात करते हैं हम लोग। वैसे तो यहां पर 1890s की बात करते हैं, यहां पर हर यूरोपियन देश में अलग अलग लोग हैं। तो यहां पर ना एक जियोनिस्ट मूवमेंट चलता है, जियोनिज्म को ये लोग प्रोपगेट करते हैं। इसका मतलब था कि इनका ये मांग था कि भाई साहब हर ज्यूस का एक अपना देश होना चाहिए। यार अभी तो हम लोग छितर बितर करके, कोई यहाँ 1000 पॉपुलेशन रह रही है, हम लोग इधर अलग अलग से कस्बे में रह रहे हैं, उनको अलग अलग से ऐसे प्लेसेस दे दिए जाते थे हर एक कंट्री में, लेकिन उनको इज्जत सम्मान कुछ नहीं मिलता था। तो इसीलिए वहाँ के लोगों को हमेशा से एक सपना था उनका, हमेशा से कि यार अपना एक देश हो, इजराइल जैसा अलग सा कुछ देश हो तो मज़ा आए, मतलब सपना रहता था हमेशा। और इसी चीज़ को एग्रेवेट करने के लिए उन्होंने एक मूवमेंट चलाया जिसको बोलते हैं ज़ायोनिस्ट। तो ज़ायोनिस्ट या जियोनिस्ट मूवमेंट जो है, ये पूरे देश भर के, पूरे विश्व के जितने भी ज्यूस थे उनको एक आह्वान किया गया उस टाइम पर कि भाई साहब तुम एक अलग देश की मांग करना शुरू कर दो।
1914 तक आते आते ये वर्ल्ड वॉर 1 जब स्टार्ट होता है तो ये ब्रिटेन वर्सेस जर्मनी की लड़ाई थी। अब यहां पर ब्रिटेन का साथ देने के लिए यहां पर यूएस और यूएसएसआर भी थे, और जर्मनी का साथ देने के लिए ओटोमन एम्पायर था, जिसके बारे में भी ईरान इराक वॉर में हमने जिक्र किया था। लेकिन इसी सिचुएशन में, इसी वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ही जब जर्मनी हार जाती है, मतलब ओटोमन एम्पायर का नाश हो जाता है, उसके ऊपर ब्रिटेन जो है वो ही इराक वाले रीजन को 3 हिस्सों को जो सिलती है, वो जो हमने बात की अभी, कुर्द, शिया, सुन्नी सेंटर में और शिया नीचे, तो उन 3 रीजन को जैसे सिल के उन्होंने क्या बनाया, इराक बनाया था। वैसे समझ लो कि ब्रिटेन उस टाइम पर जीतता है, और ब्रिटेन का फुल समर्थन किसने किया? फुल समर्थन किया ज्यूस ने। तो ज्यूस ने एकदम से अपने आप को कुर्बान कर दिया था ब्रिटेन के लिए। तो ब्रिटिशर्स का ना एक मतलब एक दायित्व तो बनता है कि यार ज्यूश पीपल ने हमारे लिए इतना कुछ किया है, तो हम भी इनके लिए कुछ करेंगे। तो यहां पर ना एक डिक्लेरेशन साइन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं बाल्फोर डिक्लेरेशन। बाल्फोर डिक्लेरेशन के अंदर में ब्रिटेन ये बात बोलता है कि देखो, हम बात करेंगे तुम्हारे लिए, और एक अलग से देश दिलवाने का काम जो है वो जिम्मेदारी हमारी है। सिमिलरली आप देखो कि जब हिटलर का राइज होता है, यहां पर वैसे तो देखो इन्होंने क्या किया, ब्रिटेन ने एक रीजन डिफाइन तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये बोल दिया कि भाई साहब जो आज का फिलिस्तीन रीजन है, उस फिलिस्तीन रीजन में ज्यूस वगैरह जाकर रहें, है ना। उन्होंने एक आह्वान उन्होंने अपने तरफ से भी कर दिया कि अभी हम लोग कुछ कुछ रीजन में तुम लोग रहते रहो, इसको फॉर्मलाइज करेंगे हम लोग अच्छे तरीके से, लेकिन तुम लोग फिलिस्तीन जाना शुरू कर दो। तो आज का जो इजराइल का पूरा रीजन है वो पहले पूरा फिलिस्तीन का रीजन था, है ना, पूरा का पूरा फिलिस्तीन रीजन था, वहां इजराइल का कोई मतलब नामो निशान नहीं था। तो वो पूरा रीजन जो हम लोगों ने भी पतला सा रीजन देखा ना, ये पूरा रीजन आप फिलिस्तीन का समझ सकते हो, ये फिलिस्तीन रीजन था पूरा। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि इसके नदर्न साइड में सारे के सारे इजराइल या फिर ज्यूस पीपल आके रहने लगे, है ना, इस रीजन में, लेकिन बहुत ही कम थे, बहुत ही कम थे। तब तक क्या होता है कि भाई साहब वर्ल्ड वॉर 2 आता है। वर्ल्ड वॉर 2 में हिटलर का राइज आता है, और हिटलर भाई साहब ज्यूस के सख्त खिलाफ था। उसने खदेड़ खदेड़ के मतलब मास लेवल पर जिनोसाइड करना स्टार्ट किया ज्यूस का। तो ज्यूस डर के मारे कहीं पर भी रहते थे वो भाग के तुरंत कहां पहुंचने लगे, फिलिस्तीन में पहुंचने लगे। तो फिलिस्तीन में जब ये भाग भाग के जाने लगे, तो वहां पर क्या हुआ कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर भी जर्मनी वर्सेस ब्रिटेन की लड़ाई जो हम देख रहे थे, तो एक तरफ ब्रिटेन के साथ में अगेन यूएस, यूएसएसआर, ये सब तो थे ही, इसमें फिर से ज्यूस ने ब्रिटेन का साथ दिया बहुत तगड़े तरीके से। और फिर फाइनली वर्ल्ड वॉर 2 भी जब ये लोग जीते, तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद भाई साहब बेल्फोर डिक्लेरेशन के अंतर्गत ब्रिटेन ने बोला कि भाई साहब अभी तक तो हम ऊपर ऊपर से बात कर रहे थे, लेकिन हम यूएन में जा रहे हैं। यूएन ने एक अलग से कमिटी बनाई, 11 देशों के लोगों को साथ में बिठाकर उन्होंने एक कमिटी को भेजा फिलिस्तीन में कि जाओ देखो क्या सिचुएशन है। उन्होंने एक बात पाई कि भाई साहब फिलिस्तीन में अभी 1/3 पॉपुलेशन जो है वो ज्यूस की है, इजरायली जिसको हम लोग बोल सकते हैं, 1/3 पॉपुलेशन ज्यूस की है, लेकिन उनको रहने की मुश्किल से 6% जमीन मिली है। बाकी का 94% जमीन जो है वो बेसिकली फिलिस्तीनियों के द्वारा घेरा गया है। तो अब यहां पर इन्होंने बोला कि देखो हम एक सॉल्यूशन देते हैं तुमको। उन्होंने एक मैप ड्रॉ किया, रीड्रॉ किया पूरा फिलिस्तीन का। कुछ हिस्से को उन्होंने इजराइल को दिया कि भाई साहब ये इजराइल के वो हिस्से होंगे जहां पर दुनिया भर के ज्यूस जितने भी हैं वो सब आके यहां पर रहने लगे। और दूसरा जो ये जियोनिस्ट मूवमेंट वगैरह चल रहा था, इससे काफी सारा फंडिंग भी आने लगा। तो ज्यूस पे लोगों को पैसे देने लगे लोग कि भाई साहब तुम जाओ फिलिस्तीन में जमीन खरीदो और अपना मतलब वर्चस्व बढ़ाओ। धीरे धीरे क्या हुआ कि इजराइल के लोग वहां पर, ज्यूस लोग जो वहां पर पहुंचने लगे, तो उन्होंने पूरा का पूरा 3 बेसिस पर डिवाइड किया। सबसे पहला उन्होंने बोला 1947 की बात है, जब अपना देश आजाद हुआ था, उसी टाइम पर बेल्फोर डिक्लेरेशन ने उसी सेम ईयर में क्या किया था, इसको साइन करके दिया कि भाई साहब ये कुछ हिस्से जहां पर इजराइल के अंदर में है, कुछ हिस्से हैं जहां पर फिलिस्तीन का हिस्सा, फिलिस्तीन का राज होगा। और जो जेरूसलेम था, क्योंकि जेरूसलेम मल्टी रिलीजियस लोगों के लिए बहुत ही सैक्रेड प्लेस था, तो इसीलिए उसका जो पूरा का पूरा देखभाल है वो यूएन अपने अंडर में रखा। तो ये उन्होंने बेल्फोर डिक्लेरेशन के अंतर्गत उसको प्रॉपर तरीके से स्टेबलाइज कर दिया। देखो यहां पर इस रीजन को देखो कि पहले का जो रीजन था जो ब्रिटिशर्स ने दिया था, ब्रिटिशर्स ने कुछ ऐसा ये पार्टीशन प्लान दिया कि जितना आप यहां पर ये येलो रीजन देख रहे हो, ये येलो रीजन जो देख रहे हो, ये सारा फिलिस्तीन का रीजन होगा। जितना भी आप पर्पल कलर में देख रहे हो, ब्लू कलर में देख रहे हो, ये सारा आपका इजराइल का रीजन होगा। और बीच में जो बीच का पिंक कलर देख रहे हो जेरूसलेम, ये यूएन के अंदर में होगा। ये 1947 का पार्टीशन प्लान हुआ। और बेसिकली जब यूएन में कोई भी चीज लगाई जाती है तो उस पर सारे कंट्रीज वोट करते हैं। तो उस टाइम इंडिया ने फिलिस्तीन का साथ दिया था, वैसे अगर आपको पता हो ये चीज तो, कि इंडिया ने इसके अगेंस्ट वोट किया था। इंडिया एकमात्र नॉन मुस्लिम कंट्री था, मतलब उस टाइम पर हम लोग, वैसे तो पॉपुलेशन देखो हमारे लिए मुस्लिम हमेशा से बहुत ज़्यादा हमारे कंट्री में रहे हैं, और मतलब यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि कभी भी हम जैसे इसको हिंदू राष्ट्र तो नहीं बोलना चाहिए हमें कभी भी, है ना। और इस तरीके से चूंकि ये कंट्री में
सभी काइंड ऑफ एथनिसिटी के लोग यहाँ पर रह रहे हैं, सभी रिलीजियस के लोग रह रहे हैं, मल्टी रिलीजियस लोग रहते हैं, तो एक राष्ट्र की बात तो नहीं करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी कंट्रीज है जो कि परफेक्टली मुस्लिम कंट्री, जैसे पाकिस्तान है, तो हम उस बेसिस पर बोल रहे हैं कि इंडिया एकमात्र ऐसा कंट्री था जो कि प्योरली नॉन मुस्लिम था, मतलब कि ऐसा नहीं था कि इंडिया में 100% पॉपुलेशन मुस्लिम की है, उस केस में हम इसको नॉन मुस्लिम बोल रहे हैं। तो ये नॉन मुस्लिम कंट्री एकमात्र ऐसा था जिसने फिलिस्तीन के फेवर में इसको बोला था, है ना, कि हम चाहते हैं कि मतलब ज्यूस पे उतना रिलाई नहीं कर रहे थे वो उस टाइम पर। लेकिन धीरे धीरे जब इजराइल डेवलप हुआ तो अब क्या हुआ कि जब यूएन ने यहां पर पूरा पार्टीशन वगैरह किया, ब्रिटिश का पूरा जमीन वमीन था वहां पर, ब्रिटिश वहां से पूरा छोड़ के निकल गया। ब्रिटिश जब वहां से छोड़ के निकला भाई साहब, तो उस केस में एक नई वॉर छिड़ गई। इसके आजू बाजू के जितने भी कंट्रीज थे, अब आप सोच लो कि इसके आजू बाजू में, इसराइल के आजू बाजू में कौन कौन है भाई साहब, आपको देखने को मिल जाए सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, इराक, नीचे सऊदी अरेबिया, यमन, इतने सारे कंट्रीज, इजिप्ट, ये सब लोग मिलके इजराइल के ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं कि इसको खदेड़ के भगाते हैं, यार ये क्या ही फिलिस्तीनियों के खिलाफ, ये यार ये इन्होंने क्या कर दिया है, ज्यूस को वापस लेके आए हैं, तो हम इनको मार के फिर से भगा देते हैं। लेकिन इतने सारे अरब कंट्रीज या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे मिडिल ईस्ट के कंट्रीज मिले थे, लेकिन इसराइल का कुछ नहीं बिगड़ पाए। 6 दिन के अंदर अंदर इसराइल ने सबकी छुट्टी कर दी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितना उन्होंने, यूएन ने जितना जमीन इनको दिया था उससे ज्यादा जमीन, अब ये जो आपको डार्क पर्पल कलर में दिख रहा है, पहले इतना पूरा रीजन उन्होंने किसको दिया था, फिलिस्तीनियों को दिया था। उन्होंने 6 दिन के अंदर अंदर ये सब भी हथिया लिया, पूरा रीजन हथिया लिया। तो बस अब ये वेस्ट बैंक बचा और गाजा स्ट्रिप बचा, बस यही 2 रीजन था जिसमें फिलिस्तीन लोग रह सकते थे, बाकी सब इसराइल के लिए अपना हथिया लिया गया। आपको पता होगा कि इसराइल के पास ना एक इंटेलिजेंस एजेंसी जो है मोसाद, भाई साहब वो अलग लेवल पर काम करता है, मतलब उससे खतरनाक इंटेलिजेंस एजेंसी मतलब शायद विश्व में किसी के पास नहीं होगी। आप मतलब उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी है, मतलब कभी हारे ही नहीं है कोई लड़ाई, ऐसा सिचुएशन है उनके साथ। 1969 में एक्चुअल में एक और डेवलपमेंट होता है, ये वर्ल्ड वॉर वगैरह के बाद में एक पीएलओ, मतलब कि पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का वैसे तो निर्माण मतलब बहुत पहले ही हो गया था, लेकिन 1969 में पीएलओ की जो बात है ना, ये बहुत पहले ही हो गई थी, मतलब आपके वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ही पीएलओ बन गया था, लेकिन पीएलओ को उतना इंपॉर्टेंस नहीं मिलता था। लेकिन 1969 के बाद आते आते जितने भी अभी तक के कंट्रीज थे जो कि अब इजराइल पर अटैक करने की कोशिश करते थे, जैसे कि आपका सऊदी अरेबिया, यमन, लेबनान, सीरिया, इराक, इन सबको ये बात समझ में आ गई कि भाई साहब इसराइल को हराना मामूली बात नहीं है, बहुत ही टफ है। तो अब इन्होंने क्या किया, एक पीएलओ ऑर्गेनाइजेशन बना था, तो वहां पर ना 1969 में एक यासिर अराफत करके एक पर्सन है, वो उनको पीएलओ का चेयरमैन बनाया गया। वो धीरे धीरे करके पीएलओ को इतना ज्यादा एम्पावर कर दिया उन्होंने कि जो अभी तक अरबियन नेशन वर्सेस इजराइल था, अब वो क्या हो गया, पीएलओ वर्सेस इजराइल हो गया। तो अब फाइट किसके बीच में थी, इजरायली मतलब ज्यूस के बीच में थी और पैलेस्टीनियन के बीच में थी। तो पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन और इजराइल के बीच में लड़ाई चलने लगी, कुछ दिन तक तो यही चला। फिर 1980s में क्या हुआ कि इजराइल ने अटैक कर दिया भाई साहब लेबनान के भी। क्यों, क्योंकि इजराइल तो वैसे ही अपने आसपास में इनको फटकने नहीं देता था, लेकिन ऊपर देखोगे इजराइल के ठीक ऊपर लेबनान अभी हमने पढ़ा है, तो लेबनान में कई सारे यहाँ के पीएलओ के फाइटर्स रहते थे। तो इन्होंने एक बार खतरनाक तरीके से भाई साहब, मतलब समझ लो हजारों लोगों को, 18-20 हजार लोग थे, सबको मार डाला। तो इससे ना पीएलओ फिर बहुत कमजोर पड़ गया। लेकिन इन सभी से इसको भी लगभग इस पीएलओ को भी अंदाजा हो गया कि भाई साहब इजराइल से फाइट करना इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। तो पीएलओ ने भी एक तरीके से अपने आप को सरेंडर ही कर दिया कि भैया हमारे बस का नहीं है। उन्होंने फिर एक प्लान प्रपोज किया जिसको हम लोग बोलते हैं कि 2 स्टेट मॉडल प्रपोज किया। इन्होंने बोला कि देखो भाई, जैसे यूएन ने क्लासिफाई किया था पहले, इसी को हम लोग मान लेते हैं। इजराइल ने बोला कि अब ये भी नहीं मानने वाले हम, है इतनी तबाही कर दी है तुम लोगों ने, अब जितना है उतने पर ही रहोगे। तो जितना अब ये रीजन है यही फिलिस्तीनियों का रीजन है, बाकी पूरे पर ज्यूस रहते हैं, है ना। और सिमिलरली यहां पर क्या हुआ, इजराइल के साथ अब इंडिया के रिलेशंस धीरे धीरे करके, अब इंडिया भी मतलब इजराइल के साथ भी अच्छे टर्म्स रखता है ना। तो पहले फिलिस्तीनियन के साइड में हम थोड़ा सा स्क्यूड थे, बट पोस्ट 2014 स्पेशली अगर बात की जाए तो हमारे प्रधानमंत्री साहब, हमारे मोदी जी जो हैं, वो भी गए थे, इजराइल की यात्रा पर गए थे। सिमिलरली वहां पर, लेकिन जब इजराइल की यात्रा पर गए थे तो उस टाइम पे सुषमा स्वराज थी, और उस टाइम पर उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से मतलब जिक्र किया था कि हमारे लिए, मतलब फिलिस्तीन का जो मुद्दा था वो, उसके लिए हमारा स्टैंड कभी भी बदलेगा नहीं।
तो उसके बाद वो वेस्ट बैंक के भी एक शहर में गए थे, वहां पर भी उनका जो एक सैक्रेड प्लेस था वहां पर भी वो अपना मत्था टेक कर आए थे हमारे मोदी जी। तो अब हम दोनों लोगों से रिश्ता बना के चलते हैं, फिलिस्तीनियन से भी और इजराइल से साथ भी। अब यहां पर इस चीज का समझना कि इजराइल के पास अब पूरा का पूरा कंट्रोल मेजोरिटी ऑफ द स्टेट का तो है, जेरूसलेम पर भी यही कंट्रोल कर रहे हैं, है ना। अब यहां पर आज का प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट तो यही है, लेकिन फिर क्या होता है 1988 में पीएलओ के लिए तो इजराइल मना कर देता है, लेकिन 1993 में आते आते एक ऑस्लो अकॉर्ड साइन होता है। ये ऑस्लो अकॉर्ड क्या था? ऑस्लो अकॉर्ड में इजराइल मान जाता है कि चलो ठीक है, अब जितना स्टेट मैंने दे दिया ना भाई साहब, चुपचाप से वहीं पर रहना, और जो भी एक डेडलाइन वगैरह सेट कर दिया जा रहा है उसके बीच में हम बाकी के जितने भी लोग हैं वो आदान प्रदान करेंगे हम लोग। तो तुम्हारे लिए सिर्फ वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप होगा और बाकी का हिस्सा हम अपने लिए लेंगे। तो इस पर मतलब ऑन पेपर्स तो मतलब इजराइल ने बोल दिया, ज्यूस जो थे उन्होंने बोल दिया, लेकिन बाद में यार इस पर कुछ भी अमन नहीं हुआ इन सब चीज़ों का। 1980s तक आते आते आप देखोगे कि 1980s तक में एक और अलग टाइप का ऑर्गेनाइजेशन बन रहा था। एक तो पीएलओ बना ही था, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन अब वहां के जो गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक के कुछ लोकल लोग थे, उन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर करना स्टार्ट कर दिया इजरायलियों के साथ में, और वहां पर उन्होंने एक अपना अलग से ग्रुप बनाया जिसको हम लोग बोलते हैं हमास, है ना। हमास रीजन बहुत फेमस था, आपने पढ़ा होगा, इसके बारे में सुना होगा न्यूज में। तो हमास रीजन जो है, अब जो है लड़ाई किसके बीच में है भाई साहब? हमास और इजराइल के बीच में लड़ाई है, ठीक है। तो आई होप आपको मतलब ये पूरा सिचुएशन क्लियरली समझ में आया होगा अच्छे तरीके से, है ना। तो हम लोगों ने इजराइल का भी पूरा मुद्दा जो है डिटेल में समझ लिया। सिमिलरली ईरान और इराक का भी मुद्दा बड़ा ही मजेदार है, अगर वो भी चाहिए आपको तो बता देना मुझे, मैं वो भी समझा दूंगा आपको एक दिन में। तो ये मुद्दा समझ में आया ना पूरा, है ना। जिसको जिसको नहीं समझ में आया वो एक बार इसको और देख लेगा। तो फिलहाल अगर हम लोग एक मैप को जरा एक बार फिर से कंबाइंड देख लेते हैं, हमारे लिए देखो ये पूरा कंट्री का रीजन था, ईरान, इराक, टर्की, सीरिया, लेबनान, इजराइल, जॉर्डन। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ एक चीज़ जो हमने छोड़ दिया यार, वो तो हमने पढ़ा ही नहीं, है ना। ईरान वाले रीजन को हमने, सीरिया वाले रीजन को हमने कुछ कुछ चीज़ें नहीं पढ़ी हैं, उसको भी देख लेते हैं एक बार। इस रीजन में कुछ कुछ चीज़ों को ध्यान देना आप लोग कि एक तो जेरूसलम आपने पढ़ाई है, एक यहाँ पर ना हैफा है, हैफा पोर्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। सिमिलरली तेल अवीव का तो हमने देखा ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली यहाँ पर देखना एक डेड सी है, डेड सी जो है ये बॉर्डर किसके से बीच में आती है भाई साहब? एक साइड में इसका जॉर्डन है, ये कौन है आपका? जॉर्डन है, और इधर साइड में इजराइल और इसके बीच में डेड सी। आपको पता है कि डेड सी ऑलवेज फेमस, सबसे ज़्यादा डेंस वाटर जो है वो डेड सी का ही है। फिर इसके बाद यहां पर नीचे के साइड में जब आप आते हो तो आपको एक डिजर्ट दिखता है जिसको हम लोग बोलते हैं नेगेव डिजर्ट, है ना। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? नेगेव डिजर्ट बोलते हैं, नेगेव डिजर्ट। नीचे के साइड में आओगे तो आपको गल्फ ऑफ अकाबा मिलेगा, गल्फ ऑफ अकाबा, इधर साइड से जॉर्डन भी कनेक्टेड है और इजराइल का भी पोर्शन कनेक्टेड है। सिमिलरली आप जब एक रिवर की बात करते हो तो यहीं से एक जॉर्डन रिवर निकलती, जॉर्डन रिवर, ये लेक तिबेरियास है, इसी को सी ऑफ गैलिली भी बोलते हैं, है ना, सी ऑफ गैलिली या फिर लेक तिबेरियास। सिमिलरली आप देखोगे कि ऊपर के हिस्से में एक फाइट और चलती है, किसके बीच में? इजराइल और सीरिया के बीच में भी फाइट चलती है। तो इजराइल वर्सेस सीरिया की जब बात चलती है तो ऊपर के कुछ हिस्से हैं जो कि कुछ सीरिया के लोग थे वहां पर परेशान कर रहे थे। मतलब जब भी ऐसा होता ना कि जब ये हमास वाले इजराइल पर अटैक करते तो यहां पर सीरिया को एक मौका मिला कि भाई साहब इजराइल पर इधर से अटैक कर देते हैं, तो इजराइल कंफ्यूज जाएगा, इधर भी नहीं भिड़ पाएगा, इधर भी नहीं भिड़ पाएगा, टू फ्रंट वॉर छेड़ देते हैं हम लोग। लेकिन हुआ उल्टा, यहां तो खदेड़ा ही खदेड़ा उसने। अब इजराइल ने सीरिया वाले रीजन को भी खदेड़ डाला है, तो यहां पर भी उसके कई सारे रीजन को हथियार डाला है। इस रीजन को क्या बोलते हैं हम लोग? गोलन हाइट्स बोलते हैं। तो गोलन हाइट वाला जो रीजन है वो भी इजराइल ने कब्जा कर लिया है, किससे? सीरिया से। तो सीरिया और इजराइल का भी अलग कॉन्फ्लिक्ट है। अब आई थिंक आपको पूरा का पूरा मुद्दा ही क्लियर हो चुका होगा कि ये कैसे आखिरकार पूरी लड़ाई चल रही है, क्या हुआ, कैसे किसने जीता, कब कैसे क्या हुआ, क्यों कर रहे हैं ऐसा काम। तो आज के सेशन में भाई साहब इतना ही था। आशा करता हूं कि आज का सेशन आपको मजेदार और इंपॉर्टेंट लगा होगा। अगर ऐसा लगा है, आपने कुछ बढ़िया सीखा है आज के इस लेक्चर से, तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से बताइएगा। इस लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।